गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है, लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए मार्च 2026 तक एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपका एग्जाम मार्च 2026 या उससे पहले है तो ये बैच आपके लिए है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है फ्रेंड्स, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। सैलरी का फ्रेंड्स चैप्टर चल रहा है, लास्ट चैप्टर अपना इनकम टैक्स का, राइट। एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, आज फ्रेंड्स अपनी दूसरी क्लास है, राइट फ्रेंड्स। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग आरू। चलो जी, कंफर्मेशन भी आ गई है फ्रेंड्स। चैप्टर चल रहा है फ्रेंड्स सैलरी का, सेकंड क्लास है आज अपनी। लास्ट हम लोगों ने फ्रेंड्स क्लोज किया था पेंशन, राइट, पेंशन क्लोज किया था। नाउ फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन की। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, एक एम्प्लॉय को रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिलता है, राइट। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होता क्या है फ्रेंड्स? सपोज एक एम्प्लॉयर है, उसका बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा है, उसको लगा कि मेरे को इतने एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, उसने उठा के 200 एम्प्लॉयज, 300 एम्प्लॉयज, 50 एम्प्लॉयज, 100 एम्प्लॉयज को इकट्ठा निकाल दिया, जॉब से निकाल दिया। दिस इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट, राइट। अब एम्प्लॉयर ऐसा नहीं है कि उसको निकाल देगा। एम्प्लॉयर जब निकालता है तो कुछ ना कुछ पेमेंट करता है, कुछ पे करेगा, तो जो पे करेगा दैट इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। तो एम्प्लॉय को जॉब से निकालने पर जो कंपनसेशन दिया गया वो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, राइट। अब पॉइंट आता है, एम्प्लॉय को जो ये कंपनसेशन मिला, एम्प्लॉय को जो ये पैसा मिला, इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी? उसके हाथ में वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? होगा तो कितना होगा, राइट फ्रेंड्स। तो चलो पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन रेफर्स टू पेमेंट एन एम्प्लॉयर इज ऑब्लाइज्ड टू मेक टू एन एम्प्लॉय हु इज लेड ऑफ or whose employment is terminated due to reasons such as downsizing or closure of the business, right. This compensation is designed to provide financial assistance to the employee during the transitional period following job loss. उसकी जॉब चली गई है, अब एक जॉब से दूसरी जॉब ढूंढेगा वो, राइट। दूसरी जॉब ढूंढने तक उसको कुछ पैसा चाहिए, उस पैसे को, उस टाइम को सपोर्ट करने के लिए, जब तक उस पर जॉब नहीं है उस टाइम को सपोर्ट करने के लिए एम्प्लॉयर ने उसको कुछ पे कर दिया, right. Retrenchment compensation. Tax exemption provision. The exemption from income tax on retrenchment compensation under section 10(10)(b) is limited to the least of the following amount. ये तीन पैरामीटर है फ्रेंड्स, इन तीन पैरामीटर पे देखना है। जो भी मिनिमम अमाउंट आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा, जो मिनिमम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। नंबर 1, एक्चुअल रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन रिसीव। एम्प्लॉयर ने उसको जो भी एक्चुअली पे किया है, सबसे पहले वो ले लो। दूसरा, अमाउंट कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 25F ब्रैकेट स्मॉल बी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बताता है जी, अगर एक एम्प्लॉय को आप निकालते हो तो उसको कितना कंपनसेशन दोगे, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, राइट। तो उस एक्ट के हिसाब से जो भी अमाउंट बनता है, उसने कहा जी वो हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे, उतनी ही एग्जेम्पशन दे देंगे। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बोलता है उतनी एग्जेम्पशन हम आपको दे देंगे, राइट। तो सपोज एम्प्लॉयर ने उसको पे किया 10 लाख रुपए, एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अमाउंट जो बनता है वो बनता है सपोज 8 लाख रुपए का, राइट। तो जो मिनिमम होगा उसको उतने की एग्जेम्पशन मिलेगी, राइट। देन तीसरा है मैक्सिमम लिमिट 5 लाख, 5 लाख से ऊपर तो हम देंगे ही नहीं, तो 5 लाख, राइट। इन तीनों में जो मिनिमम होगा उसकी एग्जेम्पशन मिलेगी। अब तीनों में मिनिमम कौन सा है? 5 लाख, राइट। तो एम्प्लॉयर ने उसे 10 लाख रुपए पे किया, 5 लाख रुपए की उसको छूट मिलेगी। बैलेंस जो 5 लाख है वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर दी हेड सैलरी, उसकी सैलरी में जाके ऐड हो जाएगा जिस साल में उसको मिलेगा, ठीक है जी।
तो तीन चीजें फ्रेंड्स, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन रिसीव्ड जो मिला 5 लाख, और ये अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैसे कैलकुलेट होगा? दिस इज कैलकुलेटेड एज 15 डेज एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस और एनी पार्ट देयर ऑफ एक्सीडिंग 6 मंथ्स। यानी कि हर साल की, जितने भी साल उसने जॉब किया है, हर साल की 15 दिन की सैलरी पकड़ लो, राइट। और जितने भी साल उसने जॉब किया है, अगर उसने जॉब किया मान लो 22 महीने, उसने जॉब किया 22 ईयर 3 मंथ्स, 22 साल 3 महीने, तो वो कह रहा है इसको 22 साल लेना। लेकिन अगर उसने जॉब किया 22 साल 7 महीना, 6 महीने से ऊपर अगर हुए तो उसको पूरा साल काउंट कर लेना, मतलब उसको 23 साल लेना, राइट। 22 साल 6 महीने, 6 महीने से ऊपर का जो पीरियड होगा उसको पूरा साल काउंट कर लेना। यानी कि 22 साल 7 महीने को मेरे को 23 महीने काउंट करना है, ठीक है जी। 15 डेज एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस और एनी पार्ट देयर ऑफ एक्सीडिंग 6 मंथ्स। 6 महीने से ज्यादा का जो टाइम है उसको भी पूरा साल काउंट कर लो। द एवरेज सैलरी इज बेस्ड ऑन प्रीसीडिंग 3 मंथ सैलरी एंड इंक्लूड ओनली बेसिक पे एंड डीए। कह रहा है बेसिक पे और डीए पिछले 3 महीने जब उसको निकाला गया उससे पिछले 3 महीने की सैलरी उठाओ, उसको डिवाइड बाई 3 कर दो। पिछले 3 महीने की सैलरी डिवाइड बाई 3 करके एवरेज सैलरी निकाल रहे हो 1 महीने की। उस सैलरी के हिसाब से हर साल 15 दिन की सैलरी, राइट, उसको छूट मिलेगी। कैलकुलेशन कैसे होगी भी आगे देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल, मिस्टर 10, राइट, मिस्टर रोहन has been retrenched from Gamma Limited and employer paid retrenchment compensation 6 lakhs। 6 लाख रुपए की एम्प्लॉयर ने उसको कंपेंसेशन पे किया है। एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट बेसिक पे वॉज 12,000 पर मंथ, डीए 8,000 पर मंथ, राइट। एम्प्लॉय कंप्लीटेड 20 ईयर्स 9 मंथ्स। 20 ईयर 9 मंथ्स का मतलब क्या हुआ? ये 21 ईयर काउंट हो जाएगा, 6 महीने से ऊपर पूरा साल। कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, टैक्सेबल अमाउंट निकालना है। तो फ्रेंड्स यहां पर कंपेंसेशन रिसीव्ड कितना? 6 लाख रुपए, 6 लाख पे किया, राइट। अब एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी? एग्जेम्पशन मिलेगी 1, 2, 3, इन 3 में जो मिनिमम होगा। तो पहला था कंपेंसेशन रिसीव्ड 6 लाख, तीसरा था मैक्सिमम ऑल आउट 5 लाख, और फिर कैलकुलेट करना है हमें 15 डेज का फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, उसको फुल मंथ कंसिडर करेंगे। तो बेसिक पे प्लस डीए, उसने बोला जी रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन में क्या क्या ऐड करना है? बेसिक पे प्लस डीए। ये हो गया मेरा बेसिक पे और ये हो गया मेरा डीए। 12 और 8 20,000, 12,000 8,000 20,000, मल्टीप्लाई करो 15 दिन की सैलरी। मेरे को इसके बेसिस पे 15 दिन की सैलरी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, लास्ट 3 मंथ्स की एवरेज सैलरी लेनी है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर मुझे यह बताया है कि उसकी जो सैलरी है वो 12,000 और 8,000 है। अब इस 12,000 8,000 20,000 को अगर मैं 3 महीने का निकालूंगा तो कितना आएगा? 60,000। डिवाइडेड बाई 3 करूंगा तो फिर 20,000 आएगा, राइट। तो एवरेज सैलरी मेरी वही आएगी अगर कोई चेंज नहीं हुआ सैलरी में। अगर यहां सैलरी में कोई चेंज आता तो मेरी एवरेज सैलरी चेंज हो जाती। तो मेरे को एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में यहां पर नहीं दिया है इसलिए कैलकुलेट नहीं की। एवरेज और मंथली सेम है, राइट। 12,000 8,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26, यहां पर भी डिवाइडेड बाई 26 होगा। जैसे पीएफ का ये आपको याद होगा, ग्रेचुटी का, ग्रेचुटी के अंदर 2 केस थे। नंबर 1, एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 एंड एम्प्लॉइज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। जो कवर्ड वाले केस थे वहां पर मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से आ रही है। और ग्रेचुटी एक्ट क्या बोलता है जी? बेसिक पे और डीए पूरा इंक्लूड कर लो, एज इट इज इंक्लूड कर लो, राइट। और वहां पर मैंने बताया था कि 26 दिन का मंथ लेना है, 4 दिन की क्योंकि छुट्टी होती है, तो 26 दिन का 1 महीना। सेम फ्रेंड्स यहां पर होगा। यहां पर पेमेंट किस हिसाब से हो रही है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्या बोल रहा है कि आपको क्या लेना है? बेसिक और डीए पूरा ले लो एज इट इज, बेसिक और डीए। और कितना लेना है? राइट, 26 दिन का, 15 दिन की सैलरी पे करनी है, 26 दिन का मंथ लेंगे यहां पर भी सेम। तो बेसिक प्लस डीए 15 डिवाइड बाई 26, और कितने साल की सर्विस थी? 21 साल की, मल्टीप्लाइड बाई 21, राइट। 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर 21 ईयर्स, 242 की उसको छूट मिलेगी, राइट। तो 6 लाख
5,00,000 2,42, जो तीनों में कम है, 2,42 सबसे कम है, 2,42 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। 6 मिला, 2,42 की एग्जेम्पशन, 3,57,000 रुपए पे फ्रेंड्स यहां पर टैक्स लगेगा। 3,57,692 एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा, इतने रुपए पर टैक्स देना है, उसकी सैलरी में जाके ऐड हो जाएगा, राइट। सो दिस इज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया, ड्यू टू एनी रीजन उसकी जॉब चली गई, बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस घाटे में चल रहा है, एम्प्लॉयज की ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई भी मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को निकाल दिया और उसको कुछ कंपेंसेशन मिला, कंपेंसेशन मिला, वो टैक्सेबल होगा, ठीक है जी, वो टैक्सेबल होगा। लेकिन यहां पर कुछ छूट दे दी गई कि भाई थोड़ा बहुत हम आपको छूट दे देंगे, कितना, 3 पैरामीटर पे मुझे चेक करना है, 3 पैरामीटर कि भाई एक्चुअल आपको कितना रिसीव हुआ वो। नंबर 3, 5 लाख कि 5 लाख, मैक्सिमम 5 लाख से ऊपर, मतलब 5 लाख से ऊपर तो छूट मिलेगी नहीं। 5 लाख के ऊपर एम्प्लॉयर ने जितना पे किया है उतने पे तो टैक्स लगना ही लगना है, ठीक है। 5 लाख कहते हैं जी बहुत है, 5 लाख से ज्यादा दे रहे हो तो जरूरत नहीं है एम्प्लॉय को उतने की, क्योंकि उतने टाइम में तो वो अपनी दूसरी जॉब ढूंढ लेगा, राइट। नंबर 2 वो कहता है जी कैलकुलेट कर लो, कैसे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का सेक्शन 25B है, वो क्या बोल रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो। वो बोलता है जी 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, राइट। और जो 6 महीने से ऊपर का मंथ, 6 महीने से ऊपर का साल जो है उसको पूरा साल मान लेंगे, ठीक है। और सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, एवरेज सैलरी, 3 महीने का एवरेज सैलरी, तो 3 मंथ्स का आपको एवरेज सैलरी निकालना है, उस सैलरी के बेसिस पे 15 डेज की सैलरी निकालनी है, कैसे, मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 26, ये 15 दिन की सैलरी आ गई उसकी। इस सैलरी को नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी साल उसने काम किया उससे मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस निकाल लिया मैंने, राइट। और उसके बाद फ्रेंड्स इन तीनों को मैं कंपेयर करूंगा, तीनों में जो मिनिमम अमाउंट होगा उसकी छूट मिलेगी मुझे, एग्जेम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 1010B, सेक्शन 1010B में मुझे छूट मिलेगी, और बैलेंस जो बचा वो टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मेरे इस एग्जांपल में हुआ 6 लाख उसको मिला, इन 3 पैरामीटर पे जो मिनिमम अमाउंट आया 3,42, 2,42, 3,57 का टैक्स लगेगा, सिंपल, ठीक है जी। देन नेक्स्ट शुरू होता है फ्रेंड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम भी कुछ कुछ इस तरह की है। यहां पर रिट्रेंचमेंट में क्या हुआ कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को निकाल दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट में क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय खुद ही रिटायरमेंट ले रहा है, एम्प्लॉय कह रहा है मैं जा रहा हूं। स्कीम क्या होती है फ्रेंड्स, इस स्कीम के बारे में एक ब्रीफ मैं आपको दे चुका हूं बिजनेस वाले चैप्टर में, राइट। यहां पर भी बात कर लेते हैं। एम्प्लॉयर को लगा कि भाई मेरे को एम्प्लॉयज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अभी बिजनेस मेरा डाउन चल रहा है, या जिस प्रोजेक्ट पे बहुत सारे एम्प्लॉय लगे हुए थे वो प्रोजेक्ट मेरा चला गया, एम्प्लॉय खाली बैठे हैं, मैं बेकार में उनको सैलरी दे रहा हूं। एम्प्लॉयर ने उनको निकाला नहीं, एम्प्लॉय थोड़ा दयावान था, दयालु टाइप का था, उसने निकाला नहीं, उसने सारे एम्प्लॉयज को एक अनाउंसमेंट कर दिया। उसने बोला जी मैं एक स्कीम निकाल रहा हूं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जो लोग भी रिटायरमेंट लेना चाहे ले लो, जो लोग भी रिटायरमेंट लेंगे हम उनको 3 महीने की सैलरी, 6 महीने की सैलरी, 1 साल की सैलरी, जो भी एम्प्लॉयर को ठीक लगा हम उनको पे कर देंगे। वो जॉब छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, हम उनको एक लमसम अमाउंट पे कर देंगे। यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को निकाल नहीं रहा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में 5,000 एम्प्लॉय हैं, उसको 500 एम्प्लॉय निकालने हैं, उसने 500 खुद नहीं ढूंढे, उसने ऑफर कर दिया कि जो 500 चाहे वो खुद ही छोड़ के चले जाएं, इतना पे कर देंगे। अब कुछ उसमें से एम्प्लॉय होंगे वो सोचेंगे क्या कि जी मार्केट में दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा, इतने टाइम में अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, वो छोड़ के चले जाएंगे। कुछ एम्प्लॉयज उसमें से निकलेंगे जो छोड़ के चले जाएंगे। तो 500 एम्प्लॉयज ने उस स्कीम को ऑप्ट कर लिया, एम्प्लॉयर ने उनको पेमेंट कर दिया। बिजनेस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, राइट, कि अगर एम्प्लॉयर इस तरह से एम्प्लॉय को कुछ पे कर देता है तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको खर्चा क्लेम करने को मिल जाता है। ये एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉय को ये पैसा मिला तो एम्प्लॉय के हाथ में इसका क्या होगा, राइट। वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, एम्प्लॉय को पैसा मिला है रिटायरमेंट पे, राइट। सेक्शन 1010C, द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम VRS इज प्रोग्राम एम्प्लॉयड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू डाउनसाइज देयर वर्कफोर्स by offering employee the option to retire early
प्रायर टू दी ऑफिशियल रिटायरमेंट एज। रिटायरमेंट एज से पहले ही उनको बोला तुम निकल जाओ, रिटायर हो जाओ, छोड़ दो जॉब। द स्कीम इज टिपिकली प्रोवाइडेड बाय कंपनीज, गवर्नमेंट बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड इंक्लूडिंग फाइनेंशियल कंपेंसेशन फॉर दोज हु चूज टू रिटायर वॉलंटरी। राइट, किसी भी रीजन से वो वॉलंटरी रिटायर हो रहा है और उसको एक अमाउंट दिया गया है। टैक्स एग्जेम्पशन, पहली चीज तो फ्रेंड्स ये पूरा टैक्सेबल है, पूरा टैक्सेबल है। अब इसमें कुछ छूट मिलेगी, जैसे रिट्रेंचमेंट है पूरा टैक्सेबल, लेकिन उसमें कुछ छूट मिलेगी। कितनी? अंडर सेक्शन 1010C द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अंडर वीआरएस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स लिमिटेड टू द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 पैरामीटर पे, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन में 3 पैरामीटर पे कैलकुलेशन हुई, यहां ये 4 पैरामीटर पे आपको कैलकुलेशन करनी है और जो मिनिमम होगा उसकी छूट मिल जाएगी, जो तीनों में मिनिमम होगा उसकी छूट मिल जाएगी। कौन सा जी? पहला कह रहा है वॉलंटरी अमाउंट रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, जो रिसीव हुआ पहला तो वही है। दूसरा 5 लाख, ये दो कंडीशन सेम है, ये वाली और ये वाली जो रिट्रेंचमेंट में थी, सेम है बिल्कुल कि भाई रिसीव कितना हुआ, नंबर 2 5 lakhs। राइट, पहली 2 कंडीशन बिल्कुल सेम है, देन ये 2 डिफरेंट है फ्रेंड्स। फिर कैलकुलेट करेंगे 3 month सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जितने भी साल उसने जॉब की, हर साल की 3 महीने की सैलरी उठा लो और उसको कैलकुलेट कर लो। राइट, तो 3 महीने की सैलरी, और सैलरी कौन सी देखनी है? जो लास्ट पे की है, लास्ट जो सैलरी पे की है। तो एग्जांपल ले लेता हूं तीसरे नंबर के पॉइंट का। सपोज उसकी लास्ट सैलरी थी 20,000 रुपए पर मंथ और उसने टोटल 20 साल जॉब की है, 20 ईयर। तो क्या करोगे? 20,000 20 के मल्टीप्लाइड बाई 3, कितना आ गया? 60 की। ये 3 months की सैलरी आ गई। इस 3 months की सैलरी को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर से। 20 साल जॉब किया तो 60,000 इंटू 12, 60,000 इंटू 20, ये कितना हो गया जी? 60,000 इंटू 20, 12 लाख रुपए। तो जो पॉइंट नंबर 3 में आएगा वो आएगा 12 लाख रुपए। राइट, हर साल जितने साल काम किया है, हर साल की 3 महीने की सैलरी, और वो 3 महीने की सैलरी लास्ट सैलरी के बेसिस पे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, लास्ट सैलरी जो भी थी उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर लो, और हर साल की 3 महीने की सैलरी, तो 1 month सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर, और इसके अंदर पार्ट ऑफ ईयर को इग्नोर करना है। इसके अंदर पार्ट ऑफ ईयर को इग्नोर करना है। लिख रहा है द कैलकुलेशन कंसिडर ओनली कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, पार्ट ऑफ द ईयर शैल बी इग्नोर। रिट्रेंचमेंट में क्या था? 6 महीने से ऊपर है, उसको फुल मान लो। राइट, रिट्रेंचमेंट जो आ रहा था फ्रेंड्स, वो आ रहा था कहां से? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से। जैसा वहां बताया वैसा ही इन्होंने ले लिया, लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर इनकम टैक्स ने दिया है छूट, और जहां इनकम टैक्स छूट दे रहा है वहां पार्ट को इग्नोर करवा रहा है। पार्ट को इग्नोर कर दो, कर दिया जी। सैलरी फॉर द रिमेनिंग मंथ अंटिल सुपरएन्युएशन, सैलरी फॉर द रिमेनिंग मंथ अंटिल सुपरएन्युएशन। सुपरएन्युएशन मतलब रिटायरमेंट, कि भाई जब वो बंदा रिटायरमेंट ले रहा है, अभी उसका कितना टाइम और बचा है। मान लो वो रिटायरमेंट नहीं लेता तो वो कितने साल और जॉब करता, कितने महीने और जॉब करता, कह रहा है उसकी सैलरी निकाल लो। राइट, तो सपोज इस बंदे की जॉब अभी 7 साल की बची हुई है, 7 ईयर की जॉब बची हुई है। राइट, कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में होता तो 7 साल और काम करता। अच्छा जी, 7 साल और काम करता तो ठीक है, 7 साल की जॉब की कितनी हुई? मान लो 20,000 पर मंथ सैलरी है, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 1 साल की आ गई, मल्टीप्लाइड बाई 7 साल की सैलरी आ गई। तो 20,000 इंटू 12 इंटू 7 कितना हो गया जी? देख लो, 20,000 इंटू 12 इंटू 7, ये हो गया जी 16,80,000। राइट, अब इन चारों में जो उसको अमाउंट रिसीव हुआ, सपोज एम्प्लॉयर ने उसको 10 लाख रुपए पे किए, तो 10 लाख पे किए, 5 लाख मैक्सिमम छूट मिलेगी। पिछले जितने भी उसने ईयर कंप्लीट किए हैं, हर साल का 3 महीने की सैलरी वो निकाल लिया मैंने तीसरे पॉइंट में, और जो रिमेनिंग मंथ्स हैं, अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेता तो कितने साल और काम करता, उतने पीरियड की सैलरी वो निकाल लीजिए 16,80,000। कह रहा है इन 3 में जो सबसे कम है उतने की छूट मिलेगी। तो कितने की छूट मिलेगी जी? सबसे कम बना 5 लाख। तो एम्प्लॉयर ने उसे 10 पे किया, 5 की छूट मिलेगी, 5 लाख रुपए उसके टैक्सेबल हो जाएंगे। बस ये है फ्रेंड्स प्रोविजन। इन प्रोविजंस को याद कर लेना, ठीक है। ये कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि कितना मिलेगा। यहां पर फ्रेंड्स सैलरी के चैप्टर के लास्ट में मैंने कंपैरिजन भी दे दिया है, जहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सैलरी कौन सी कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेशन होगी, पूरा कंपैरिजन मिल जाएगा, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। वरना कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया पीएफ में क्या बोला, पेंशन में क्या बोला, राइट, रिट्रेंचमेंट में क्या बोला, यहां पर क्या बोला, ग्रेचुटी में क्या बोला, अलग अलग रूल है, अलग अलग रूल है। तो वहां कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, एक चार्ट के अंदर इकट्ठा कंपैरिजन दिया हुआ है मैंने,
बट अभी डिटेल में करेंगे पहले, ठीक है। सैलरी की डेफिनेशन क्या होगी? फॉर वीआरएस पर्पस फॉर अबव कैलकुलेशन सैलरी इंक्लूड बेसिक, डीए, फिक्स कंपनसेशन। अब बेसिक पूरी ले लो, डीए इफ कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब अगर वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। लास्ट क्लास में इस पॉइंट के ऊपर काफी डिटेल में हमने डिस्कशन किया था, राइट। एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तब लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अगर वो बोलता है कि 50% एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो 50% सैलरी ले लो, 50% डीए ले लो सैलरी की कैलकुलेशन के लिए। और फिक्स कंपेंसेशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, टर्नओवर बेस्ड अगर कंपेंसेशन मिल रहा है, राइट, टर्नओवर बेस्ड कमीशन मिल रहा है तो वो ले लो, राइट। तो यहां पर फ्रेंड्स, क्योंकि ये डेफिनेशन इनकम टैक्स ने बताई, जहां पर भी इनकम टैक्स बताएगा वहां पर आपको ये बेसिक, डीए एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिक्स कमीशन एज परसेंटेज ऑफ, राइट, एज कमीशन एज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, यही तीन चीजें एग्जैक्टली आएंगी। हर जगह ये तीन चीजें आएंगी जहां पर इनकम टैक्स बताएगा। जैसे आपको पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, वहां पर इनकम टैक्स नहीं बता रहा, ग्रेचुटी बता रहा था, ग्रेचुटी एक्ट 1972 बता रहा था, तो वहां पे हमने क्या लिया? बेसिक और पूरा डीए, चाहे एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, पूरा ले लिया हमने। लेकिन जो लोग पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं हो रहे, वहां पर हमने सैलरी कैलकुलेट करने के लिए ये तीन ही आइटम लिए थे, एज इट इज एग्जैक्टली ऐसे ही, क्योंकि वहां पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा, इनकम टैक्स कहता है हम बताएंगे। सेम वॉलंटरी रिटायरमेंट, यहां पर कह रहा है कोई और एक्ट नहीं है, हम बताएंगे। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वहां पर कौन बोल रहा है? वहां पर बोल रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, राइट। तो जहां पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बोल रहा है, फिर इनकम टैक्स साइलेंट है। वो कह रहा है जैसे वो बोल रहा है कर लो। उसने क्या बोला? बेसिक पे और डीए, बस, चाहे डीए एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, बेसिक एंड डीए दोनों ले लो। तो रिट्रेंचमेंट के अंदर बेसिक एंड डीए दोनों ले लिए फ्रेंड्स। वॉलंटरी रिटायरमेंट के अंदर हमने ये तीन चीजें ली, राइट। एम्प्लॉयर्स टैक्स ट्रीटमेंट, ये ऑलरेडी हम देख चुके अंडर सेक्शन 35 डीडीए। एम्प्लॉयर परमिटेड टू डिडक्ट वीआरएस पेमेंट फ्रॉम देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ये एम्प्लॉयर की बात है, बिजनेस में यहां पर हिंट किया है आपको बस। ये एम्प्लॉय का, राइट, एम्प्लॉय का जो आपने पूरा पढ़ा वो एम्प्लॉय का पोर्शन हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट, रूल 2 भी बता रहा है 2B कि भैया कौन लोग एलिजिबल होंगे इसके लिए। सबको मिलेगी? नहीं, सबको नहीं मिलेगी, सबको, लेकिन छूट किसको मिलेगी? छूट मिलेगी केवल उन लोगों को जो कंप्लीट करेंगे एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ सर्विस, 10 साल की उन्होंने सर्विस कंप्लीट कर ली हो। ऐसा नहीं कि 2 साल काम किया और जॉब छोड़ दी और कह रहे हो जी छूट मिल गई, अब मेरे को एग्जेम्पशन दे दो। नहीं, एग्जेम्पशन उनको मिलेगी, कम से कम 10 साल तो आप काम करो, 10 साल काम करके रिटायरमेंट लो, आप छूट मिल जाएगी। या फिर आपकी 40 प्लस की एज हो गई हो, एटलीस्ट आपने 40 साल अपने पूरे कर लिए हो। जिन लोगों ने एटलीस्ट अपने 40 साल पूरे कर लिए या 10 साल की जॉब करने के बाद छोड़ा है, कह रहा उनको ये छूट मिलेगी, अदरवाइज कोई छूट नहीं है, राइट। तो सेक्शन 10(10)(c) में जो भी एग्जेम्पशन की बात कर रहा हूं, राइट, जो भी पैसा मिलेगा सबके लिए टैक्सेबल। छूट केवल इन 2 लोगों को मिलेगी। किनको? 10 साल की या तो जॉब कंप्लीट कर ली हो या फिर आपकी एज 40 की कम से कम हो गई हो, राइट, छूट मिलेगी। ठीक है जी। तो ये था फ्रेंड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट। एक एग्जांपल भी इसका देख लेते हैं। मिस्टर रोल हैज टेकन वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड एट द टाइम ऑफ रिमेनिंग सर्विस वाज 7 ईयर्स। 18 साल की वो कर चुका है, कह रहा है 7 साल की जॉब उसकी बची है अभी। और एम्प्लॉयर ने 6 लाख रुपए दे दिए वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया उसने। एंड हिज रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट इज 5,000 पर मंथ, राइट। इन दिस केस एग्जेम्पशन अमाउंट शैल बी लीस्ट ऑफ बिलो। कह रहा है उस टाइम पर 5,000 रुपए की रिटायरमेंट बेनिफिट के हिसाब से सैलरी थी, मतलब 5,000 में बेसिक, डीए और कमीशन वगैरह जो बनता है उसका फिक्स परसेंटेज वो इसमें कर लिया, 5,000 आता है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 6 लाख, मैक्सिमम 5 लाख की लिमिट है। 3 मंथ्स की सैलरी निकालो, 5,000 इंटू 3, 5,000 इंटू 3 3 मंथ्स की आ गई, और मल्टीप्लाई करो जो जितने साल उसने कंप्लीट कर लिए, 18 साल, 2,70,000 आ गया। रिमेनिंग मंथ्स 5,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 1 साल की। रिमेनिंग मंथ्स, रिमेनिंग ईयर 7, राइट। तो 7 साल की सैलरी 4,20,000। तीनों में जो मिनिमम 270 एग्जेम्प्ट, राइट, 270 एग्जेम्प्ट मिला। कितना? 6 लाख। एग्जेम्प्ट कितना? 2.7 लैक्स। कितना जी? ये आपका लगेगा 3.3 लैक्स में टैक्स लग जाएगा, 3.3 लैक्स पे टैक्स लग जाएगा। ये लो जी, 270 एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल 6 लाख, 330 पे टैक्स लगेगा। इफ इन द अबव केस एम्प्लॉय हैज टेकन वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 22 ईयर्स, 22 साल की सपोज जॉब हुई है, तब 22 साल की हुई है 6 लाख,
5 लाख, ये तो एज इट इज है। 3 मंथ्स की सैलरी 5,000 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 22, 18 की जगह 22 कर देंगे, राइट, 3,30,000। सैलरी राइट, सैलरी फॉर रिमेनिंग सर्विस, 22 साल की जॉब हुई, मतलब 18 की जगह 22 मानी है हमने अब, तो यानी 4 साल उसने और कर ली, 4 साल और कर ली, तो रिमेनिंग जो ईयर होंगे वो 7 की जगह 4 माइनस करो तो 3 रह जाएंगे, रिमेनिंग 3 रह गया। तो 5,000 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, 180, इन 3 में मिनिमम 180, इसकी छूट मिलेगी, तो 6 लाख माइनस 180, 4,20,000 पे टैक्स लग जाएगा, सिंपल। ठीक है जी, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप कर लेना, ये क्वेश्चन आपके घर पे होमवर्क के लिए इजीली हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार फ्रेंड्स इसको, राइट। वॉलंटरी रिटायरमेंट सेक्शन 10(10)(c), वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ड्यू टू सम रीजन एम्प्लॉय ने अर्ली रिटायरमेंट लिया है, पहले ही रिटायरमेंट ले लिया, रिटायरमेंट हो रहा था 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल के बाद, लेकिन उसने आज ही रिटायरमेंट ले लिया। जो भी पैसा मिला टैक्सेबल, जो भी पैसा मिला फुल्ली टैक्सेबल, उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, बट छूट मिलेगी, किनको मिलेगी, 2 लोगों को केवल, या तो 10 साल की कम से कम जॉब उन्होंने पूरी की हो, या फिर उनकी एज 40 कम से कम हो गई हो, 40 साल के बाद कम से कम रिटायरमेंट लेना है, राइट। उस केस में आपको छूट मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, 4 पैरामीटर बताए कि भाई इन चारों पे कैलकुलेट करो, जो मिनिमम आएगा उतने की छूट ले लो। नंबर 1 5 lakhs, नंबर 2 अमाउंट रिसीव्ड, राइट, नंबर 1 रिसीव्ड, नंबर 2 5 lakhs, नंबर 3 3 साल की आपको सैलरी निकालनी है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। पार्ट ऑफ द ईयर को इग्नोर कर दो, चाहे पार्ट ऑफ द ईयर एक महीना है चाहे 11 महीना है, इग्नोर कर दो, जो फुल ईयर है उनको कंसिडर करना है। 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और नंबर 4, राइट, सैलरी फॉर रिमेनिंग पीरियड, सैलरी फॉर रिमेनिंग पीरियड मतलब अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेता तो उसका कितना और पीरियड बचा है जॉब का, राइट, उतना ले लो, और इन सब में जो मिनिमम है उसको छूट दे दो, राइट। फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा लॉजिक भी बता देता हूं, याद करना आसान रहेगा। देखो अमाउंट रिसीव्ड तो ठीक है 10 लाख, इससे ज्यादा छूट मिलेगी नहीं। फिर उन्होंने बोला जी मैक्सिमम छूट हम 5 लाख की देंगे, 5 के ऊपर आपको छूट नहीं देंगे, लिमिट बनाई गई है। लिमिट जब भी होती है तो उसके पीछे ज्यादातर कोई लॉजिक नहीं होते, अपने हिसाब से कुछ अच्छा उनको लगा कि भाई 5 लाख से ऊपर नहीं देना चाहिए, ठीक है 5 दे दी, लेकिन इन 2 के पीछे पूरा लॉजिक है कि 3 मंथ्स की सैलरी उन्होंने क्यों ली। भाई 3 मंथ्स की सैलरी इसलिए ली कि भाई जितने साल आपने कंप्लीट किए एज ए लॉयल्टी, आपने इतने लंबे पीरियड काम किया है, हम आपको हर साल की जॉब का 3 महीने की, राइट, जो भी आपको पैसा मिल रहा है उसमें हर साल 3 महीने की सैलरी पे छूट दे देंगे। 3 महीने की सैलरी तक हम आपको कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, राइट। तो वहां पर मोटा मोटा एज ए लॉयल्टी फ्रेंड्स की, बंदे ने 10 साल 15 साल 20 साल काम किया है तो कुछ उसे छूट दे दो। एम्प्लॉयर ने 3 महीने का उसको पे किया, और इनकम टैक्स ने भी बोला कि भाई 3 महीने का हम आपको छूट दे देंगे। लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा पे कर रहा है, बहुत हाई अमाउंट पे कर रहा है, राइट, तो सिंपल है, फिर इनकम टैक्स बोलता है कि देखो अगर आपको फालतू पैसा मिल रहा है, हाई अमाउंट मिल रहा है, तो हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे ही लगाएंगे, राइट। और चौथे पॉइंट में बोला जी रिमेनिंग सैलरी फॉर रिमेनिंग मंथ, कह रहा देखो अगर आप जॉब करते तो आपकी इतनी तो सैलरी आती, इससे ज्यादा तो नहीं आती। एम्प्लॉयर इससे ज्यादा पे कर रहा है तो उस पर तो आप टैक्स दो ही दो, तो इन एनी केस इससे ज्यादा भी हम नहीं देंगे, राइट। भाई जितनी आपके पास सैलरी आती, इससे ज्यादा सैलरी तो नहीं आती ना आपके पास, इतनी सैलरी आती, इतना टाइम बचा, इतनी और सैलरी आती। सैलरी आती 5 लाख रुपए आपके पास, एम्प्लॉयर ने 10 लाख दे दिए आपको, भाई फालतू क्यों दे दिए, भाई ज्यादा से ज्यादा रिमेनिंग जो पीरियड है उसकी सैलरी आपको दे देता, राइट। तो जो एक्स्ट्रा दिया है कह रहा उसके ऊपर भी टैक्स, तो हर जगह जो अनरीजनेबल है उस अनरीजनेबल पर टैक्स लगाया गया। बट इन एनी केस उन्होंने बोल दिया कि 5 से ऊपर तो हम छूट देंगे ही नहीं आपको। इन सारी कैलकुलेशन में 5 से ऊपर की अगर अमाउंट आ गई तो मैक्सिमम आपकी जो एग्जामिशन है वो 5 lakhs की है, राइट। तो 4 पॉइंट इसके अंदर, पहला रिसीव जो होगा, नंबर 2 5 lakhs मैक्सिमम, नंबर 3 मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, राइट, एंड नंबर 4 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड सर्विस, नंबर 4 सैलरी फॉर रिमेनिंग पीरियड। इन चारों पैरामीटर्स पे फ्रेंड्स कैलकुलेट करो और जो निकल के आए उसकी छूट ले लो आप, ठीक है। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व कर लेना इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर आपको इससे रिलेटेड पॉइंट्स मिल जाएंगे। कुछ डाउट है तो फ्रेंड्स पूछ लो, अदरवाइज रिटायरमेंट बेनिफिट्स हमारे सारे खत्म हो गए, रिटायरमेंट बेनिफिट सारे खत्म हो गए। मैं आपको दिखा देता हूं, स्टार्टिंग में हमने लिस्ट देखी थी आपके मटेरियल में, स्टार्टिंग में फ्रेंड्स एक लिस्ट है,
राइट। स्टार्टिंग में एक लिस्ट है जहां पर मैंने आपको दिखाया था कि बेसिक, डीए, बोनस, कमीशन, ये सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं। यहां पर मैंने आपको दिखाया था कि कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं। ये 6 तरह के। ग्रेचुइटी हमारा कवर हो गया, पेंशन कवर हो गया, लीव सैलरी कवर हो गया, प्रोविडेंट फंड कवर हो गया। ये चारों अपने पिछली क्लास में कवर हो गए थे। रिट्रेंचमेंट, कंपेंसेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट ये हमने आज कवर कर लिया, राइट। तो ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट, सुपर एनुएशन बेनिफिट जो एक एम्प्लॉय को मिलते हैं, हमने कवर कर लिए, राइट। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे आज अलाउंसेस के बारे में। पर्सनल अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, सेक्शन 1040, जिसमें पर्सनल और ऑफिशियल ड्यूटी के अलाउंसेस मिलते हैं एम्प्लॉय को, उनकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, राइट। चलो। हाँ जी, स्पेशल अलाउंसेस। यहां तक फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। गुड मॉर्निंग महेंद्र, गुड मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करना, सो दैट फ्यूचर के सारी क्लासेस, फ्यूचर के सारे वीडियोस, फ्यूचर के सारे लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। ठीक है जी। चलो, स्पेशल अलाउंसेस, सेक्शन 1040, रूल 2B। 2 तरह के अलाउंसेस फ्रेंड्स, एक एम्प्लॉयर मुझे दे सकता है पर्सनल अलाउंस और एक दे सकता है ऑफिशियल अलाउंस। पर्सनल जो मेरे अपने लिए, मुझे अपने खुद के लिए मिले, एम्प्लॉयर मुझसे खुश है, मुझे कुछ अलाउंसेस दे देता है कि भाई आपकी बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं इतना पैसा आपको दे दूंगा, मैं बच्चे आपके हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए इतना खर्चा दे दूंगा, आपके ट्रैवल के लिए, कन्वेंस के लिए इतना पैसा दे दूंगा। अलग अलग तरह के अलाउंसेस दे दिए। ऑफिशियल ड्यूटी के अलाउंसेस हो सकते हैं कि एम्प्लॉय बाहर गया ऑफिस के काम से, उसको अलाउंस दे दिया, कन्वेंस उसको दे दिया, उसको डेली अलाउंस दे दिया, राइट, उसको यूनिफॉर्म अलाउंस दे दिया। डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस उसको मिल सकते हैं, राइट। क्या ये टैक्सेबल है? यस, इट इज टैक्सेबल, बट इसके अंदर फ्रेंड्स कुछ छूट मिली हुई है। जैसे बात करते हैं, सबसे पहला बात करेंगे फ्रेंड्स पर्सनल अलाउंसेस की। पर्सनल यानी कि मेरे खुद के लिए, मेरे अपने बेनिफिट के लिए, इसमें एम्प्लॉयर का कोई बेनिफिट नहीं है, बट एम्प्लॉयर फिर भी मुझे दे रहा है, खुश होकर दे रहा है, मेरे काम से खुश होकर दे रहा है। क्या दे रहा है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। जहां पर भी फ्रेंड्स वर्ड अलाउंस आता है, बस एक ध्यान रखना, जहां पर भी वर्ड अलाउंस आएगा, अलाउंस का मतलब यह हुआ कि एम्प्लॉयर आपको उसके नाम का एक फिक्स अमाउंट दे रहा है। अब आप चाहो उस पर खर्च करो या मत करो, एम्प्लॉयर देखेगा नहीं। एम्प्लॉयर कह रहा है हम देखेंगे नहीं आप खर्च कर रहे नहीं कर रहे। मैंने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया, अब आप चाहे जहां मर्जी खर्च करो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने आपको फिक्स अमाउंट दे दिया, बात खत्म। तो जहां पर भी वर्ड अलाउंस मिलेगा वहां पर एम्प्लॉयर का कोई कंट्रोल नहीं है। वो कह रहा है मैं आपको दे दूंगा इसके नाम का, अब आप चाहे इस पे खर्च करो या जहां मर्जी खर्च करो, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कह रहा है जितना भी मिलेगा सब टैक्सेबल, लेकिन एग्जेम्पशन मिलेगी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू 2 चाइल्ड। 2 बच्चों तक की, 2 चाइल्ड की, राइट, आपको छूट मिल जाएगी 100 रुपीज पर मंथ। यानी कि अगर एम्प्लॉयर मुझे देता है जी 200 रुपए पर मंथ, 200 रुपए पर मंथ, तो 200 रुपए में से 100 रुपए पर मंथ टैक्सेबल होंगे और 100 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, राइट। और मैक्सिमम 2 चाइल्ड, मान लो ये एम्प्लॉयर मुझे देता 3 बच्चों के लिए, राइट, 3 बच्चों के लिए देता, 3 चाइल्ड के लिए 200 रुपए पर मंथ, 3 बच्चों के लिए एम्प्लॉयर मुझे हर महीने अलाउंस देता है। तो कितना हो गया? 200 इंटू 3, 600 पर मंथ, 600 रुपीज पर मंथ हो गया। एग्जेम्प्ट कितना होगा 600 में से? 100 रुपीज पर चाइल्ड मल्टीप्लाइड बाई 2 चाइल्ड, 200 रुपए एग्जेम्प्ट होगा केवल, राइट। 200 रुपए एग्जेम्प्ट हो गए, 600 माइनस 200, 400 रुपए पर टैक्स लगेगा। 400 रुपए पर मंथ उसकी सैलरी में जाके ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हंसना बस 100 रुपए देख के। बाबा आदम के जमाने के प्रोविजन बने हुए हैं सारे, आज तक किसी ने जहमत नहीं उठाई कि इसको चेंज कर दें। 100 रुपए में कौन सी स्कूल की फीस जाती है? आजकल सरकारी स्कूलों की फीस इससे ज्यादा है। जहां पर छोटी मोटी फीस जाती है वो इससे ज्यादा जाती होंगी, या तो फ्री होंगे या इससे ज्यादा ही होगी। क्या हो रहा है 100 रुपए पर मंथ में? तो बाबा आदम के जमाने में फ्रेंड्स ये प्रोविजन बने थे, वो आज तक एज इट इज चले आ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं शायद इस बार जो बजट आए, बजट 2025, उसमें हो सकता है इनमें कुछ चेंजेस आ जाए, क्योंकि काफी सारे चेंजेस आने का प्लान है। लेकिन आपके एग्जाम पे एप्लीकेबल नहीं है, ज्यादा बजट पे आप ध्यान मत देना, ठीक है। आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है इस बार जो बजट आएगा। जो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो लोग भी एग्जाम देंगे अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 के बीच में, अप्रैल 25 जो अप्रैल आने वाली है, अप्रैल 25 से अगले साल की मार्च 26 तक किसी के कोई भी एग्जाम पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर ये जो बजट आ रहा है ये अप्लाई नहीं होगा। इसलिए प्लीज इस बजट पे ध्यान मत देना,
मैं पढ़ूंगा आराम से, और अगले साल आपको नहीं, मतलब भगवान न करे आपको जरूरत पड़े, अगले साल आपके जो भाई बंधु होंगे उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, आप मत पढ़ना बजट, और पास होने के बाद खूब बजट पढ़ना। ठीक है, तो 6,000 रुपए, 600 रुपए, 600 रुपए में 200 रुपए पे टैक्स लगेगा, 200 रुपए पे एग्जाम्प्ट होगा, बाकी सब टैक्स, यानी मैक्सिमम जो छूट मिलेगी वो 200 रुपए पर मंथ की मिलेगी, क्योंकि 100 रुपीज पर चाइल्ड फॉर 2 चाइल्ड, 2 बच्चों के लिए 100 रुपए पर मंथ, 200 रुपए से ऊपर मिलेगा ही नहीं छूट। ठीक है, नंबर, अब एग्जांपल देख लो। मिस्टर रोहन एम्प्लॉयड एबीसी लिमिटेड एंड एम्प्लॉयर हैज पेड हिम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 175 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन। कह रहा 3 इंटू 175 इंटू 12, 6300 रुपए उसे मिले 12 महीने में। 2 बच्चों के लिए छूट मिलेगी कितनी? 2 इंटू 100 इंटू 12, 2400 रुपए की छूट मिलेगी। 63 माइनस 24, 3900 रुपए पे टैक्स लग जाएगा। सिमिलरली एम्प्लॉयर हैज पेड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 70 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन, 70 पर मंथ, तो टोटल अमाउंट 3 इंटू 70 इंटू 12, 2520। एग्जेम्पशन कितने मिलेगी? 2 बच्चों के लिए, 2 इंटू 70। अब यहां 100 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, जब मिला ही 70 है, जब मिला ही 70 रुपए पर मंथ है, तो एग्जेम्पशन 100 से ऊपर नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है 100 की फ्लैट है, 100 की मैक्सिमम एग्जेम्पशन है। तो अगर 70 मिला, 70 की, 2 बच्चों की 70 के हिसाब से 12 महीने का 1680, 840 रुपए टैक्स हो गया। यानी तीसरे बच्चे के नाम पे जो मिलेगा वो तो टैक्सेबल ही है पूरा। तीसरे बच्चे के नाम पे जो मिलेगा वो टैक्सेबल, चौथे बच्चे के नाम पे जो मिलेगा टैक्सेबल, राइट। तो गवर्नमेंट कह रही है बच्चे 2 ही अच्छे। ठीक है जी, चलो जी। एग्जेम्पशन इज अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर। आपका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, नहीं हुआ, जो मर्जी किया, कह रहा है ये एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी। आपको इसमें एक्चुअल देखना ही नहीं है, बस सिंपल इस तरह से छूट कैलकुलेट कर लेनी है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स, दिस एग्जेम्पशन इज एप्लीकेबल ओनली इन ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ये केवल ऑप्शनल वालों के लिए है। तो अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट में है, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बोलता, साइलेंट है, वो बोलता ही नहीं ऑप्शनल रिजीम, डिफॉल्ट रिजीम, कोई बात नहीं कर रहा क्वेश्चन के अंदर, तो आप मानना कि वो डिफॉल्ट रिजीम है। आपको डिफॉल्ट, मैंने बार बार ये चीज बोली है, डिफॉल्ट रिजीम एज्यूम करनी है। और उस केस में अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आता है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल, जितना मिला सारा टैक्सेबल, कोई छूट नहीं। छूट ये 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड तभी कैलकुलेट करनी है जब वो ऑप्शनल टैक्स रिजीम की बात करता है। क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली बोलता है कि ही हैज ऑप्टेड फॉर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ही हैज ऑप्ट आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, तब आपको ये कैलकुलेट करना है। अदरवाइज इसमें कोई छूट नहीं देनी, पूरा का पूरा टैक्सेबल, जितना मिला सब पे टैक्स लगा देना, सबको सैलरी में ऐड कर देना। सेम वे, सेम हॉस्टल अलाउंस मिलता है, एग्जेम्पशन ओनली इन ऑप्शनल टैक्स रिजीम, केवल ऑप्शनल पे है फ्रेंड्स। मैक्सिमम जो अलाउंसेस में छूट मिल रही है वो केवल ऑप्शनल में मिलेंगी, डिफॉल्ट में है ही नहीं। डिफॉल्ट में इन्होंने टैक्स के रेट अच्छे कर दिए, टैक्स के रेट में हमें छूट दे दी, लेकिन अलाउंसेस, राइट, एग्जेम्पशंस बहुत सारी गायब कर दी, बहुत सारी गायब कर दी, राइट। हॉस्टल अलाउंस, any allowance granted to employee to meet the hostel expenditure on his child is exempt up to 300 per month per child up to 2 child। यहां पर भी सेम वही है, एजुकेशन के लिए 100 रुपए था, हॉस्टल के लिए 300 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ फॉर 2 चाइल्ड, यानी मैक्सिमम 300 इंटू 2, 600 रुपए पर मंथ की छूट मिल सकती है बस, इससे ज्यादा मिलेगी नहीं। इसके ऊपर जो मिला टैक्सेबल, लेकिन कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही करना, पर बच्चा निकालना, पर बच्चा कैलकुलेशन करना, यानी तीसरे बच्चे के लिए जो मिलेगा हॉस्टल अलाउंस पूरा टैक्सेबल। ठीक है। आउटस्टेशन अलाउंस क्या है? अगेन आउटस्टेशन अलाउंस एग्जेम्पशन ओनली इन केस ऑफ ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में मिलेगा। क्या आउटस्टेशन अलाउंस फ्रेंड्स? कई बार क्या होता है, कुछ कंपनीज ऐसी है जैसे ट्रांसपोर्ट में, जैसे गुड्स, जैसे पैसेंजर को कैरी करती हैं, राइट, पैसेंजर को कैरी करती है, जैसे रेलवे हो गया, जैसे एयरलाइन हो गई, राइट, जैसे बसेस हो गई। अब इनके जो एम्प्लॉय होते हैं वो बाहर बहुत रहते हैं, क्योंकि इनका ट्रैवल बहुत होता है, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं लोग, इनका ट्रैवल बहुत होता है। तो उस केस में एम्प्लॉयर इनको क्या बोलता है कि आपको बाहर जो आप जाओगे तो वहां आपके खर्चे भी होंगे, उन खर्चों के लिए हम आपको छूट देते हैं। क्या? किस चीज की? आउटस्टेशन अलाउंस, कि आप आउटस्टेशन बहुत रहते हो तो आपको एक आउटस्टेशन अलाउंस मिल गया। वो कह रहा है ये आउटस्टेशन अलाउंस भी टैक्सेबल, ये टैक्सेबल है, राइट, लेकिन इसमें छूट मिल जाएगी कितनी? 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। कह रहा है इन दो में जो भी लोअर होगा छूट मिल जाएगी। पढ़ लेते हैं, फिर एग्जांपल दे देता हूं उसका।
एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एम्प्लॉय काम कर रहा हो, वरना नहीं, राइट, टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग हिज ड्यूटी परफॉर्म्ड इन कोर्स ऑफ रनिंग such transport from one place to another place is called outstation allowance. Such allowance is given in lieu of daily allowance. It is exempt to the extent of least of the following: 70% of allowance or 10,000 per month. एम्प्लॉय को मिला 15,000 रुपए पर मंथ, 15,000 रुपीज पर मंथ। कह रहा है इस 15,000 का 70% निकाल लो, कितना हुआ 10,500, राइट, और 10,000 कह रहा है विच एवर इज लोअर, कह रहा है मैक्सिमम 10,000 की छूट मिलेगी। फिर इन दोनों में जो अलाउंस मिला उसका 70% या फिर 10,000, दोनों में जो कम होगा उतने की छूट मिल जाएगी। तो दोनों में कौन 10,000, तो 5 - 10 5K पर मंथ आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा मेरा 5,000 रुपए पर टैक्स। ठीक है जी। एग्जांपल और भी है, जैसे मिस्टर रोन इज एम्प्लॉयड इन इंडियन एयरलाइन इज गेटिंग आउट स्टेशन अलाउंस ऑफ 12,000 पर मंथ। इन दिस केस एग्जेम्पशन अलाउड शैल बी 12,000 इंटू 12 पूरे साल का इंटू 70%, 70% की छूट मिलेगी, या फिर 10,000 इंटू 12, या तो ये या ये, दोनों में जो कम होगा विच एवर इज लेस। तो लेस जो बना वो बना जी 1,08,000, दोनों में कैलकुलेशन किया, यहां 1,20,000, 10,000 इंटू 12 1,20,000, और 12,000 इंटू 12 इंटू 70% बना 1,08,000 रुपए। तो टैक्सेबल अमाउंट शैल भी 1,44,000 से मिला 12,000 के हिसाब से हर महीने, 12 इंटू 12 1,44,000 से मिला, माइनस जो छूट मिलेगी 1,08,000, 43,200 रुपए उसका टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरी में ऐड कर दो, राइट। इफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज प्रोवाइडेड डेली अलाउंस एज वेल, वो कह रहा है आउट स्टेशन भी दिया, डेली भी दिया। डेली अलाउंस भी वही होता है, अभी आगे आएगा। डेली अलाउंस क्या है कि भैया बाहर जाते हो, आपको डेली रहने खाने पीने के लिए खर्चे चाहिए, तो डेली के बेसिस पे एम्प्लॉयर ने सेट कर दिया कि हम डेली आपको 2,000 रुपए देंगे, डेली 1,000 देंगे जब तक आप बाहर रहोगे, राइट। तो वो डेली अलाउंस भी है। तो वो कह रहा है अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने डेली अलाउंस भी दिया है और आउट स्टेशन भी दे दिया, दोनों दे रहा है, कह रहा है पहली चीज दो की जरूरत ही नहीं है, आउट स्टेशन और डेली बात तो एक ही है। आउट स्टेशन किसे मिल रहा है, जो ट्रांसपोर्ट के अंदर लगे हुए हैं, राइट, जो लोग किस में काम करते हैं, किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं, राइट, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बाहर रहते हैं, उनको मिलता है डेली अलाउंस, उनको मिलता है आउट स्टेशन अलाउंस, और उन्हीं को डेली भी दे दिया, राइट। अगर आउट स्टेशन भी दे दिया, डेली भी दे दिया, तो उस केस में कह रहा है डेली अलाउंस इज फुली एग्जेम्प्ट और आउट स्टेशन अलाउंस इज फुली टैक्सेबल। अगर दोनों मिलते हैं तो कह रहा है फिर ये मत देखना, अगर दोनों मिलते हैं तो फिर ये मत देखना, आउट स्टेशन अलाउंस और डेली अलाउंस दोनों ही मिल रहे हैं। ये कितना मिल रहा है जी, ये मिल रहा है 5,000 रुपए पर मंथ, ये कितना मिल रहा है डेली अलाउंस, ये मिल रहा है 8,000 रुपए पर मंथ, राइट, ये मिल रहा है। तो उसने बोला जी फिर डेली अलाउंस जो होगा, डेली अलाउंस जो होगा वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आउट स्टेशन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। आउट स्टेशन अलाउंस को फिर फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे, ये 10, 70, 10,000 कुछ नहीं, कह रहा है जो मिलेगा फुल्ली टैक्सेबल, और डेली जो मिलेगा वो फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन केवल किस केस में, ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, बार बार बोल रहा हूं इस चीज को मैं कि ये सब ऑप्शनल टैक्स रिजीम में है, राइट। देन ट्रांसपोर्ट सिस्टम शैल इंक्लूड रेलवे, रोड, शिपिंग, राइट, इट विल ऑल्सो इंक्लूड एनी अदर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट जो एक जगह से दूसरी जगह, राइट, ट्रेवल करते हैं बहुत ज्यादा। देन नंबर 4, अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है। अंडरग्राउंड अलाउंस जो लोग जमीन के अंदर काम करते हैं, माइंस वगैरह में, राइट, माइंस होती है, खुदाई होती है जमीन की, उसके अंदर काम करते हैं, कोयला निकाला जाता है, गोल्ड की डिगिंग होती है, स्टोन्स की डिगिंग होती है फ्रेंड्स, राइट। तो ये जमीनों के अंदर काम करते हैं, जमीन के अंदर काम करते हैं, इन लोगों की लाइफ को रिस्क होता है, राइट, ये लोग रिस्की काम करते हैं। उस रिस्की काम की वजह से कई बार एम्प्लॉयर इनको एक्स्ट्रा पैसा दे सकता है, किस उसको क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड अलाउंस की। अगर आप अंडरग्राउंड काम करते हो हमारी कंपनी में तो हम आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसा देंगे। कितना, बहुत हैवी अमाउंट मिल रहा है, 800 रुपए पर मंथ, उसकी जिंदगी का 800 रुपए पर मंथ, राइट। जो मैंने आपको बताया बाबा आदम के जमाने के प्रोविजन बने हैं फ्रेंड्स, आज इनमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। केवल 800 रुपए पर मंथ की छूट मिलेगी, बाकी छूट नहीं, पूरा टैक्सेबल, ठीक है जी। ऐसी ट्राइबल एरिया अलाउंस, आप ऐसे एरिया में, रिमोट एरिया में चले गए जहां कोई फैसिलिटी नहीं है, ट्राइबल एरिया है, राइट, आदिवासी रहते हैं, ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना घर वालों से बात कर सकता, ना खाने को, ना पीने को, ना रहने को। मुझे दिल्ली से उठा के किसी रिमोट एरिया में भेज दिया, वहां ट्रांसफर कर दिया, तो एम्प्लॉयर कहता है कोई बात नहीं, हमने आपकी जिंदगी खराब की है, हम आपको थोड़ा सा कंपेंसेट करेंगे। क्या देंगे,
ट्राइबल एरिया अलाउंस। तो अलग अलग नाम से अलाउंसेस मिल सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। ट्राइबल एरिया अलाउंस अगेन 200 रुपए पर मंथ एग्जेप्ट, ठीक है, 200 रुपए, इतना हैवी अमाउंट छूट मिलेगी आपको, बाकी टैक्सेबल। तो जो अमाउंट मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स, ये आपको छूट मिलेगी। तो एम्प्लॉयर आपको कितना दे रहा है, सपोज 500, 200 की छूट मिलेगी, 300 रुपए जो है दैट इज टैक्सेबल, सैलरी में ऐड हो जाएगा, उस पर टैक्स लगाएंगे, ठीक है। और ये सब किसमें है, ये भी ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल, सब ऑप्शनल में। अब तक मैंने जितने किए सब ऑप्शनल में। अब एक आया फ्रेंड्स ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या है, एम्प्लॉय घर से ऑफिस आता है, ऑफिस से घर जाता है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, राइट। उसके लिए एम्प्लॉयर उसको कुछ पे कर देता है कि भाई 5,000 रुपए महीना तुम्हारा खर्चा होता है ऑफिस आने में, 5,000 रुपए महीना हम तुम्हें दे देंगे। तो इसका सेम ट्रीटमेंट है डिफॉल्ट और ऑप्शनल में। ये डिफॉल्ट और ऑप्शनल दोनों पे अप्लाई होगा, और ये दोनों में ही टैक्सेबल है, ये दोनों में ही टैक्सेबल है, कोई छूट नहीं है। कह रहा है ये चाहे डिफॉल्ट हो चाहे ऑप्शनल हो, दोनों में सेम ट्रीटमेंट, दोनों में टैक्सेबल। Allowance given to employee to meet his expenditure for the purpose of commuting between the place of his residence and the place of duty is called transport allowance. It is fully taxable. लेकिन अगर मिल रहा है किसको, हैंडीकैप को, अगर कोई पर्सन हैंडीकैप है, राइट, उसको 3200 रुपए पर मंथ अलाउड होगा। 3200 रुपए पर मंथ, एम्प्लॉयर पे करता है 5000, वो कह रहा है 3200 रुपए एग्जेम्प्ट, बाकी 1800 रुपए टैक्सेबल, ठीक है। और दोनों में सेम ट्रीटमेंट है, इसका सेम ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स दोनों में, ऑप्शनल चाहे डिफॉल्ट, ठीक है जी। तो 6 अलाउंसेस फ्रेंड्स अपने हो गए। नंबर 1 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस केवल ऑप्शनल टैक्स रिजीम में 2 बच्चों के लिए 100 रुपए पर मंथ। नंबर 2 हॉस्टल अलाउंस, 2 बच्चों के लिए 300 रुपए पर मंथ, ये भी ऑप्शनल में। नंबर 3 आउट स्टेशन अलाउंस। आउट स्टेशन अलाउंस के लिए बोला, ये भी ऑप्शनल में, कितना 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 विच एवर इज लेस, इतने की छूट मिलेगी, बैलेंस टैक्सेबल। लेकिन आउट स्टेशन के साथ में बोला कि उसको डेली अलाउंस भी मिल रहा है, तो डेली अलाउंस फुली एग्जेम्प्ट कर देंगे और आउट स्टेशन अलाउंस को फुली टैक्सेबल कर देंगे, राइट। फुली टैक्सेबल आउट स्टेशन अलाउंस अगर साथ में डेली भी मिल रहा है, राइट। साथ में फिर बोला अंडरग्राउंड अलाउंस, जो माइंस में काम करते हैं उनको बोला जी 800 रुपए पर मंथ की छूट दे देंगे आपको। ट्राइबल एरिया में काम करते हैं लोग, जिनको ट्राइबल एरिया भेज दिया गया है, उनको 200 रुपए पर मंथ, लेकिन काम करते हैं नहीं, वो अलाउंस मिल रहा हो उनको, एम्प्लॉयर इस नाम से उसको अलाउंस दे रहा हो, एम्प्लॉयर उसको दे रहा हो जी ट्राइबल एरिया अलाउंस है, एम्प्लॉयर उसको दे रहा हो अंडरग्राउंड अलाउंस। छूट तभी मिलेगी जब अलाउंस मिल रहा है, अलाउंस ही नहीं मिल रहा तो किस बात की छूट। मतलब क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए कि ये बंदा ट्राइबल एरिया में रहता है और उसमें कोई अलाउंस है ही नहीं, तो छूट मत आना, फिर नहीं देनी। छूट तब देनी है जब अमाउंट मिलेगा, जब उस क्वेश्चन में लिखा होगा उसको ट्राइबल एरिया अलाउंस मिला 500 रुपए, तो आप बोलोगे ये ट्राइबल एरिया अलाउंस रिसीव 500, राइट। उसके अंदर छूट कितने की मिलेगी, 200 रुपए की, 300 रुपए इंटू 12, ये जितने भी महीने की जॉब है उसकी, राइट, उतने पे आप टैक्सेबल सैलरी में ऐड करोगे। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में बताया एक बस अलाउंस यही वाला है जो पर्सनल में है, ये भी पर्सनल है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक ऐसा है जो दोनों रिजीम में सेम ट्रीटमेंट है, सेम ट्रीटमेंट, बाकी सब केवल ऑप्शनल, केवल ऑप्शनल, राइट। और सेम ट्रीटमेंट क्या, दोनों में टैक्सेबल है वो। केवल हैंडीकैप को 3200 रुपए पर मंथ की छूट मिल रही है अगर पर्सन हैंडीकैप है, बाकी टैक्सेबल, ठीक है जी। एग्जेम्पशन फॉर ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज अवेलेबल टू बोथ regime but exemption for rest of the allowance is available only under optional tax regime। तो ट्रांसपोर्ट है फ्रेंड्स जो दोनों में मिल रहा है, बाकी सब ऑप्शनल में है, ये ध्यान रखना। तो अगर ऑप्शनल वाला क्वेश्चन आएगा तो मुझे छूट देनी है, अदरवाइज कोई छूट नहीं देनी। और ट्रांसपोर्ट में हैंडीकैप अगर हो तो छूट देनी है, दोनों में ही। चलो जी, इसके बाद ऑफिशियल अलाउंस। कुछ ऑफिशियल अलाउंस भी मिल सकते हैं फ्रेंड्स मुझे। ऑफिशियल अलाउंस कौन से होंगे, द अलाउंस गिवन बाय एम्प्लॉयर फॉर ऑफिशियल पर्पस, ऑफिस के काम के लिए अलाउंस मिलेंगे, राइट, आर कॉल्ड ऑफिशियल अलाउंस। एग्जेम्पशन फॉर दिस अलाउंस आर कंडीशनल अपॉन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस इफ एनी टैक्सेबल। क्या कह रहा है, कह रहा है जितने भी ऑफिशियल अलाउंस है इसमें से हम आपको बताएंगे जी छूट मिलेगी, कितनी मिलेगी, एक्चुअल, जो आप एक्चुअल करोगे उतने की छूट ले लो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। वो कह रहा है रियल जो खर्चे हैं वो ले लो, मतलब आपको बिल दिखाने पड़ेंगे, बिल रखने पड़ेंगे संभाल के कि जी मैं यहां गया था, देखो इतना खर्चा हुआ मेरा। एम्प्लॉयर ने उसको पे किया 10,000 रुपए, खर्चा हुआ 8,000,
एम्प्लॉयर ने 2000 वापस नहीं लिए, एम्प्लॉयर ने कहा रख ले तू ही, 2000 जो बचे एम्प्लॉयर ने वापस नहीं लिए, तो वो कह रहा है ये टैक्सेबल है। आपको 10 मिले, खर्चा 8 का ही हुआ, 2000 टैक्सेबल। या तो एम्प्लॉयर वापस ले लेता, रिकवर कर लेता आपसे, तो जी फिर क्या माना जाता, 8 मिले, 8 का खर्चा, टैक्सेबिलिटी कुछ नहीं है, राइट। बट अगर इसमें से कुछ पैसा बच गया, एक्चुअल मिलेगा, कुछ बच गया जो आपके पास बच गया, वो टैक्सेबल है। ऑल्दो रियल लाइफ में कोई बताता नहीं है, ठीक है, रियल लाइफ में कोई नहीं बताता। प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिकली ये वाले खर्चे कोई टैक्सेबल नहीं करवाता। सब कहते हैं जी जितना मिला सब खर्चा हो गया, ठीक है, जितना मिला सब खर्चा हो गया, लेकिन बुक में आपको याद करना पड़ेगा कि जो बचा वो टैक्सेबल करना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि उसको इतना दिया, इतना उसका एक्चुअल खर्चा हो गया, बैलेंस जो है आप उसकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड कर देगा। दीज अलाउंसेज आर गिवन बिलो। कौन सा? नंबर 1 हेल्पर अलाउंस। एक बंदा है, बैंक में काम करता है, बैंक में काम करता है, और बैंक में उसके पास काम बहुत है, फाइल्स बार बार इधर उधर ले जाने के लिए उसका बहुत काम रहता है। एम्प्लॉयर ने उसको कोई सर्वेंट नहीं दे रखा, अब वो बड़ा परेशान है। वो बैंक में मैनेजमेंट कहता है सर देखो बड़ा परेशान हूं मैं, मेरे पास काम बहुत है और मेरे से अकेले नहीं संभलता, या तो मैं नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा वरना मुझे एक बंदा दे दो। एम्प्लॉयर ने कहा देखो बंदा तो नहीं दे सकते, हम एक काम करते हैं, तेरे को हेल्पर अलाउंस दे देते हैं। हेल्पर अलाउंस देते हैं, हेल्पर तू अरेंज कर ले अपने आप, अपना ले अरेंज कर ले आ और अपना काम कर ले, आराम से काम करा। तेरे को फिक्स हम दे देंगे, कितना? 18,000 रुपए। 18,000 रुपए हमसे लिए जा। वो बंदा ढूंढ लाया जी कितना? 12,000 रुपए वाला। 12,000 वाला बंदा ढूंढ लाया और काम करा रहा है अपने साथ। वो कह रहा है जो 6,000 रुपए बचे ये टैक्सेबल है, बस। यानी एक्चुअल के बेसिस पे मिलेगा। यहां हेल्पर अलाउंस, हेल्प करने के लिए कोई अलाउंस मिला, एक हेल्पर अरेंज करने के लिए मुझे अलाउंस मिला है, उसमें अगर मैंने कुछ बचा लिया तो टैक्सेबल, अदरवाइज एग्जेम्प्ट। बट किसमें? ऑप्शनल टैक्स रिजीम में। ये छूट केवल ऑप्शनल टैक्स रिजीम में मिलेगी। यानी कि अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है और मुझे कुछ हेल्पर अलाउंस मिला है, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। गलत लग रहा होगा क्योंकि ऑफिस के काम के लिए बंदा लिया है मैंने, उसके लिए मुझे पैसा मिला और तुम उस पर टैक्स लगा रहे हो। बट यस, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ये टैक्सेबल है फ्रेंड्स। गलत है बट है, ठीक है। एकेडमिक अनाउंस, एकेडमिक्स पढ़ाई लिखाई के लिए, रिसर्च करने के लिए। भाई मैं एक काम करता हूं आईटी कंपनी के अंदर, टेक्नोलॉजी बार बार चेंज हो जाती है, टेक्नोलॉजी बार बार चेंज हो जाती है। एम्प्लॉयर कहता है भाई देखो तुम्हें अपडेट रहना है, क्योंकि जब तुम अपडेटेड रहोगे तभी तो तुम आगे क्लाइंट को अच्छी सर्विस दे पाओगे, राइट। एम्प्लॉयर कहता है तुम्हें अपडेटेड रहना है, एम्प्लॉय कहता है कहां से अपडेटेड रहूं, मेरे पे पैसे ही नहीं है पढ़ने के लिए। एम्प्लॉयर कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें एकेडमिक अलाउंस देंगे, हर महीने हम तुम्हें 2,000 रुपए देंगे, तुम उससे कोई ना कोई कोर्स करते रहो, जो भी लेटेस्ट मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उनको आप पढ़ो, हम उसके लिए आपको देते हैं, ठीक है, 2,000 रुपए। उसमें से अगर कुछ बच गया तो टैक्सेबल, अदरवाइज एग्जेम्प्ट। लेकिन किसमें? ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, केवल ये भी ऑप्शनल में। यानी कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अगर है और एकेडमिक अलाउंस मिल रहा है फुल्ली टैक्सेबल, ये भी गड़बड़ है भैया। बंदे, ये रिक्वायरमेंट है आज की फ्रेंड्स, इतना जरूरी हो गया है पढ़ाई लिखाई, रिसर्च इतनी जरूरी है कि इसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया डिफॉल्ट के अंदर, ठीक है। यूनिफॉर्म अलाउंस, भाई आप ऑफिस आओगे, नॉर्मली फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, वर्कर आते हैं तो वो अपनी उनकी यूनिफॉर्म होती है, राइट। नॉर्मली ऑफिस के अंदर नहीं होता, लेकिन फैक्ट्रीज के अंदर आपने देखा होगा वर्कर जो आते हैं यूनिफॉर्म में आते हैं। एम्प्लॉयर कहता है आपको उसी यूनिफॉर्म में आना है, एम्प्लॉय कहता है मेरे पे पैसे ही नहीं है यूनिफॉर्म खरीदने के लिए। दो ऑप्शन होते हैं, या तो एम्प्लॉयर उनको यूनिफॉर्म दे दे, दूसरा एम्प्लॉयर यूनिफॉर्म नहीं दे रहा, एम्प्लॉयर ने पैसा दे दिया कि यूनिफॉर्म आप अरेंज कर लो अपने आप, हम आपको पैसा दे रहे हैं, दैट इज यूनिफॉर्म अलाउंस, राइट। पैसा दे दिया, अब उस पैसे में से उसने कुछ बचा लिया तो टैक्सेबल। लेकिन किसमें? ऑप्शनल में। ऑप्शनल में जो एक्चुअल हुआ छूट, बाकी टैक्सेबल। लेकिन डिफॉल्ट में पूरा टैक्सेबल, कुछ छूट नहीं है, डिफॉल्ट में पूरा टैक्सेबल। ये भी छूट मिलनी चाहिए थी भाई, यूनिफॉर्म तो नेसेसिटी है, उस पर भी टैक्स लगा दिया डिफॉल्ट में, राइट। देन ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस क्या है? एग्जेम्पशन इन बोथ, राइट, डिफॉल्ट एंड ऑप्शनल टैक्स रिजीम, दोनों में मिलेगी। द अलाउंस इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय टू कवर एक्सपेंस इनकर्ड व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम फॉर ऑफिस वर्क। ऑफिस के काम से मैं दिल्ली रहता हूं, एम्प्लॉयर ने मुझे मुंबई भेज दिया ट्रैवलिंग के लिए, उसने बोला जी आप चले जाओ मुंबई, एक मीटिंग है, सुबह जाना शाम को आ जाना। ट्रैवलिंग के लिए कुछ खर्चा दे दिया, राइट। तो जो एक्चुअल होगा कह रहा है वो ले लो, दोनों में मिल जाएगा। किसमें? डिफॉल्ट और ऑप्शनल, ये दोनों में मिलेगा, राइट, ये दोनों में मिलेगा। सेम डेली अलाउंस, डेली अलाउंस वही जो भी हमने आउट स्टेशन के साथ पढ़ा था, राइट, आउट स्टेशन अलाउंस, सेम यहां पर डेली अलाउंस। डेली अलाउंस क्या हुआ? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बाहर भेजा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बाहर भेजा,
उसको बोला जी देखो आप बाहर रहोगे, आपके खर्चे होंगे, पर डे का हम आपको 2,000 रुपए देते हैं, 3,000 देते हैं, 5,000 देते हैं, 1,000 देते हैं, 500 देते हैं, ठीक है। तो वो पैसा डेली अलाउंस मिल रहा है उसको। तो वो मेरा क्या है, एग्जेम्पशन इन बोथ डिफॉल्ट एंड ऑप्शनल टैक्स रिजीम, और एग्जेम्पशन इन बोथ डिफॉल्ट एंड ऑप्शनल दोनों में एग्जेम्पशन मिलेगी। एक्चुअल जो होगा वो राइट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और यहां पर अगर मेरे को आउट स्टेशन भी मिल रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आउट स्टेशन ऊपर जो हमने पढ़ा और डेली अलाउंस भी मिल रहा है, राइट, दोनों मेरे को मिलते हैं, तो आउट स्टेशन जो है फुल्ली टैक्सेबल, डेली अलाउंस फुल्ली एग्जेम्प्ट। डेली अलाउंस पे उसको छूट मिलेगी, आउट स्टेशन को हम फुल्ली टैक्स कर देंगे, राइट। ये वही वाला डेली है, ठीक है जी। कोई डाउट तो पूछ लो। सिंपल फ्रेंड्स, इनके अंदर लिमिट्स है कहीं कहीं, वो लिमिट को याद रखना। जहां लिमिट नहीं है, जहां पर ऑफिशियल अलाउंसेस है, इनमें कोई लिमिट नहीं है, तो यहां पर आपको क्या है, एक्चुअल के बेसिस पे मिल रहा है। बट किस में मिल रहा है, केवल ऑप्शनल 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 ट्रैवलिंग और डेली, ये दोनों में मिलेगा, ये दोनों में मिलेगा। तो दिस अलाउंस इज गिवन टू एम्प्लॉय टू मीट देयर डेली एक्सपेंस सच एज फूड एंड लॉजिंग व्हाइल ऑफिशियल ड्यूटी अवे फ्रॉम देयर रेगुलर प्लेस ऑफ वर्क, डेली अलाउंस। और एक हो गया फ्रेंड्स कन्वेंस अलाउंस, ये भी एग्जेम्प्ट होगा दोनों में, बोथ डिफॉल्ट एंड ऑप्शनल। कन्वेंस क्या हुआ, बट ट्रैवल तो होता है, एम्प्लॉय को दिल्ली से मुंबई भेज दिया, राइट। कन्वेंस क्या होगा, दिल्ली में बंदा साकेत रहता है, उसको बोला जी लक्ष्मी नगर चले जाओ और काम करके आ जाओ। अब लक्ष्मी नगर, साकेत से लक्ष्मी नगर जाने का खर्चा, दैट इज कन्वेंस। ये कन्वेंस है, लोकल कन्वेंस होता है जनरली, छोटा सा ट्रैवल जो इन्वॉल्व होता है उसको हमने कन्वेंस बोल दिया। कन्वेंस कह रहा है दिस अलाउंस इज प्रोवाइडेड टू कवर द कॉस्ट ऑफ ऑफिशियल कन्वेंस, राइट। छोटा मोटा ट्रैवल है उसको हमने कन्वेंस बोल दिया विद इन सिटी, और जो आउटसाइड सिटी है उसको हमने बोल दिया जी ट्रैवलिंग अलाउंस। तो चाहे ट्रैवलिंग मिल रहा है और चाहे कन्वेंस मिल रहा है, कह रहा है दोनों रिजीम में मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल उससे ज्यादा आपको पेमेंट हुआ है वो टैक्सेबल है। इफ above allowances are given for personal purpose, it will be taxable in both regime। अगर ये अलाउंसेस पर्सनल पर्पस से दे दिए गए, यानी पर्सनल पर्पस से कोई अलाउंस अलाउड नहीं है, ये अलाउंसेस हेल्पर अलाउंस पर्सनल, मतलब मुझे ऑफिस में जरूरत नहीं थी बंदे की, मुझे घर पे जरूरत थी कि सर घर पे बहुत काम है, कुक है नहीं मेरा, मैं खुद ही खाना बनाता हूं और ऑफिस को लेट हो जाता हूं, तो एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है कुक ले ले तू घर पे मेरी तरफ से, 5,000 रुपए हर महीने में तेरे को कुक के नाम के पे कर दूंगा। वो फुल्ली टैक्सेबल, पर्सनल लेवल के कुछ नहीं। एकेडमिक अनाउंस, मुझे पढ़ाई करनी थी, एमबीए करना था, ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है 5,000 रुपए मेरी तरफ से हर महीना, टैक्सेबल, राइट। तो अगर कोई ऑफिशियल ड्यूटीज से रिलेटेड है तो एक्चुअल खर्चे अलाउ हो जाएंगे, ऑफिशियल ड्यूटीज से रिलेटेड नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है जी। एग्जेम्पशन फॉर ट्रैवलिंग डेली कन्वेंस is available for both regime, but helper academic uniform is available under optional tax regime. Any saving is taxable in all cases। कोई सेविंग निकल के आई है वो टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है जी। कोई डाउट इसके अंदर पूछ लो, थ्योरी है, इसमें कुछ नहीं है प्रैक्टिकल। क्वेश्चन के अंदर अगर आ जाए इस तरह का कोई भी अलाउंस तो सिंपल देख लेना, ऑफिशियल है तो जितना एक्चुअल है उतने की छूट दे देना, राइट। और अगर कुछ नहीं बोला क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में केवल इतना बोला जी कि ट्रैवलिंग अलाउंस मिला 10,000, अब एजम्पशन ले लेना, एजम्पशन ले लेना कि भैया एक्चुअल सारा हो गया पूरा एग्जेम्प्ट, और लिख देना नोट उसमें, ठीक है। पहली चीज क्वेश्चन में दिया होगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, दिया होगा कि कितना कितना उसको मिला और कितने का उसका एक्चुअल खर्चा हुआ। लेकिन कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जहां पर लिमिट बता रखी है, लिमिट बता रखी है, यहां पर अंडरग्राउंड अलाउंस 800 रुपए पर मंथ, राइट। तो यहां पर एक्चुअल जो मर्जी खर्चा हुआ वो फर्क नहीं पड़ता, यहां पर एक्चुअल नहीं देखना, यहां पर जो मिला, एम्प्लॉयर ने 1,200 रुपए दिया, सिंपल 800 रुपए रिड्यूस करके 400 पे टैक्स लगा देना, इसका एक्चुअल से कोई लेने देना नहीं है। जिन अलाउंसेस में फ्रेंड्स लिमिट दी हुई है उनका एक्चुअल से कोई लेने देना नहीं है, उस लिमिट के हिसाब से एग्जम्पशन देनी है, ठीक है जी। चलो, तो इसमें फ्रेंड्स कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। अलाउंसेस एंड परक्यूजिट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड। गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज हैं जो कि अब्रॉड, इंडिया के बाहर, राइट, उनको दिया है कौन सा, फॉरेन अलाउंस, अलाउंस दिया चाहे परक्यूजिट। अलाउंस क्या है फ्रेंड्स, मैंने किसी काम के लिए पैसा दे दिया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चों की फीस के लिए पैसा दे दिया। बट परक्यूजिट क्या है, परक्यूजिट इज फैसिलिटी, मैंने आपको फैसिलिटी दे दी, मैंने आपको फ्री में रहने के लिए घर दे दिया, आपको कुछ पे नहीं करना,
मैं दे रहा हूं घर, मैंने आपको एक सर्वेंट दे दिया, मैं आपको सर्वेंट अरेंज करा रहा हूं, आपको कुछ नहीं पे करना, मैं आपको फैसिलिटीज, मैं आपको मेडिकल फैसिलिटी दे रहा हूं, मैं आपको डिफरेंट टाइप की फैसिलिटी दे रहा हूं, मैं आपको क्लब की फैसिलिटी दे रहा हूं, आप एंटरटेनमेंट के लिए क्लब में जाओ आराम से, मैं डिफरेंट टाइप की सुविधाएं आपको दे रहा हूं, दोज फैसिलिटीज आर कॉल्ड परक्यूजिट। बहुत डिटेल में सैलरी के चैप्टर में हम लोग करेंगे, बट आज नहीं, आज शायद एक आएगी, एक कवर हो जाएगी आज शायद, मैं देखता हूं, राइट। तो कोई भी चाहे अलाउंस मिला, चाहे कोई भी परक्यूजिट मिला, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को गवर्नमेंट ने कहां भेजा है, इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर, राइट। और एनी अलाउंसेस परक्यूजिट पेड अलाउड such as outside India by by the government to the citizen of India, citizen of India होने चाहिए, for rendering services outside India are exempt from income tax, fully exempt है friends। ये नॉर्मली काफी सीनियर लेवल के ऑफिसर होते हैं जिनको इस तरह से भेजा जाता है बाहर, राइट। जैसे IFS हो गया, एग्जांपल भी लिया है, IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज, मतलब आपको, राइट, मतलब ये इनकी जो रैंक होती है ना फ्रेंड्स, IAS रैंक के ऑफिसर होते हैं ये लोग, IAS रैंक से जो हायर रैंक वाले होते हैं ना, उनको IFS बनाया जाता है, राइट। IFS IAS रैंक के ऑफिसर होते हैं जिनको बाहर भेज दिया जाता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। जैसे इंडियन एम्बेसी में किसी को अपॉइंट कर दिया गया, इंडियन एम्बेसी है USA के अंदर, वहां पर किसी ऑफिसर को भेज दिया गया, तो ये बहुत सीनियर एम्प्लॉय होते हैं, बहुत ज्यादा सीनियर एम्प्लॉय होते हैं, और इनको अगर कोई अलाउंसेस गवर्नमेंट दे रही है, इनको कोई फैसिलिटीज दे रही है, परक्यूजिट्स दे रही है, वो कह रहे हैं फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगाना इसके ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल, मिस्टर रोहन इज एन IFS एंड सिटीजन ऑफ इंडिया एंड गेटिंग मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, सम ऑफ अदर अलाउंस आउटसाइड इंडिया एंड इज पोस्टेड इन USA इन इंडियन एम्बेसी, ऑल दीज अलाउंस आर फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 10(7). Similarly, any perquisite allowed to such employee shall be fully exempt। चाहे परक्यूजिट मिले चाहे अलाउंस मिले, बस ध्यान ये रखना है, गवर्नमेंट ने उसको बाहर भेजा, सिटीजन ऑफ इंडिया है, और इंडिया के बाहर मिल रही है ये फैसिलिटीज, इंडिया के अंदर नहीं। अगर इंडिया में मिलेंगी तो जो हम रूल पढ़ रहे हैं वो सब अप्लाई होंगे इनके ऊपर भी, फिर कोई छूट नहीं है, फिर कोई छूट नहीं है, फिर नॉर्मल जो सबको मिलता है वही नहीं मिलेगा। लेकिन इंडिया के बाहर ना कोई अलाउंस ना ही कोई परक्यूजिट, कुछ टैक्सेबल नहीं है, सब एग्जेम्प्ट, ठीक है। अदर अलाउंसेस, कुछ और अलाउंसेस भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस क्या हो गया, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस हो गया कि जी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर काम कर रहा था आगरा में, आगरा एक छोटी सिटी है, आगरा से उसका ट्रांसफर कर दिया कहां, मुंबई, मुंबई में ट्रांसफर कर दिया। अब बताओ उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, उसके खर्चे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने एक छोटी सिटी से उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी, और वो भी एक ऐसी सिटी, मुंबई के अंदर छोटा सा 1 BHK भी आप लोगे ना, 20-25 हजार रुपए से कम रेंटल नहीं है, 20-25-30 हजार रुपए रेंट है एक छोटे से 1 BHK का, मतलब छोटी छोटी माचिस की डिब्बी के रेंटल बहुत ज्यादा है वहां पर, राइट। तो फ्रेंड्स ऐसी जगह उस बेचारे को ट्रांसफर कर दिया, अब वो कह रहा है मेरे तो खर्चे बढ़ जाएंगे, तो एम्प्लॉयर कह रहा है मैं आपको एक अलाउंस दूंगा जिसका नाम दिया सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। सिटी कंपेंसेटरी, ऐसी सिटी में ट्रांसफर किया गया जहां के खर्चे बहुत ज्यादा है, उसको कंपेंसेट करने के लिए आपको एक अलाउंस दे दिया कि 10,000 रुपए 15,000 रुपए पर मंथ आपको हम एडिशनल दे देंगे, दैट इज कॉल्ड सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। नाम चाहे जो मर्जी हो फ्रेंड्स, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। एनी अदर अलाउंस इज फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स, फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है जी। चाहे वो सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस हो, कैश अलाउंस, कैश में कुछ दे दिया जी टैक्सेबल, ओवर टाइम दे दिया टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस दिया टैक्सेबल, सर्वेंट अलाउंस दिया टैक्सेबल, टिफिन अलाउंस दिया खाने पीने के लिए कुछ कि आप चलो पैसा ले लो खा पी लिया करना, टैक्सेबल, एंटरटेनमेंट कर लिया करना थोड़ा, टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट कुछ छूट है, सब्जेक्ट टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(I) 16(2) कुछ छूट है, कुछ पर्टिकुलर एक टाइप के एम्प्लॉय को छूट है, उसके बारे में जब आऊंगा तब बात करूंगा। ये ऑप्शनल में मिलती है, केवल ये केवल ऑप्शनल में मिलती है, चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में कुछ ऑप्शनल से रिलेटेड चीजें हैं, वहां मैंने कवर किया है इसको, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस नॉर्मली फुल्ली टैक्सेबल, या सिमिलरली इस तरह का कोई भी अलाउंस मिल रहा है फुल्ली टैक्सेबल। मतलब ऑफिशियल ड्यूटी के लिए कोई अलाउंस मिलेगा, जो एक्चुअल खर्चे होंगे उतने की छूट, बाकी टैक्सेबल। उसके अलावा कुछ अलाउंसेस जिनका इन्होंने बता दिया, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, राइट, जैसे अंडरग्राउंड अलाउंस,
इस तरह के अलाउंसेस उन्होंने बता दिया जी, कितना छूट मिलेगी उतनी छूट मिल जाएगी, बाकी टैक्सेबल। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी अलाउंस दिया, कह रहे फुली टैक्सेबल, जो मर्जी नाम दे दे, मैंने नाम इसके अंदर कवर नहीं किया है फिर भी टैक्सेबल, कुछ भी अलाउंस दे दिया कुछ भी टैक्सेबल, राइट। मंदिर जाया करो, रोज मंदिर में जाने के लिए आप 4 धाम की यात्रा करो, राइट, एक अलाउंस दे दिया, कौन सा, रिलीजियस अलाउंस, इसमें कहीं नहीं लिखा फुल्ली टैक्सेबल। मतलब किसी भी नए नाम से कोई अनाउंस आपको मिल जाए जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, दैट इज फुली टैक्सेबल, क्योंकि जो छूट थी वो मैंने बता दिया आपको, जो छूट थी मैंने कवर कर दी है सारी। इसके अलावा कुछ भी बचा, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए मिलेगा एग्जेप्ट, कितना, एक्चुअल बेसिस पे, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए एक्चुअल बेसिस पर, राइट। उसके अलावा जो टैक्सेबल है बता दिए, इसके अलावा कुछ और मिला मैंने नहीं बताया, वो भी फुली टैक्सेबल, ठीक है। देन फ्रेंड्स बात करेंगे मेडिकल फैसिलिटी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी दे दी कि भाई आप बीमार रहते हो, हम आपका इलाज करा देंगे, होता है कई बार। अब वो मेडिकल फैसिलिटी अलग अलग तरह से एम्प्लॉयर दे देता है। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयर कह देता है जी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा लो, वहां पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, फिर भी कुछ छोटा मोटा जो आएगा वो मैं करा दूंगा। या उसने बोल दिया जी मेरा खुद का हॉस्पिटल है, एम्प्लॉयर कह रहा है हमारा खुद का हॉस्पिटल है, आप वहां इलाज कराया करो, आप यहां के एम्प्लॉय हो, कोई पैसा नहीं देना आपको, आप वहां इलाज कराओ आराम से। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ मेडिकल, राइट, फैसिलिटी दे रहा है। तो बात होती है कि ये मेडिकल फैसिलिटी, सपोज एम्प्लॉयर ने जो मेडिकल फैसिलिटी दी उसकी वैल्यू जो है वो 50,000 रुपए है, 50,000 रुपए की मेडिकल फैसिलिटी पे, राइट, खर्चा होता अगर एम्प्लॉय पे करता, या एम्प्लॉयर का खर्चा हो गया 50,000 का, राइट। अब क्वेश्चन आता है क्या ये 50,000 रुपए एम्प्लॉय की इनकम है, बस ये डिस्कस करना है हमें, क्या ये टैक्सेबल है या नहीं है, ठीक है जी, क्या ये टैक्सेबल है या नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय और देयर फैमिली मेंबर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। चाहे उसको मिले, चाहे उसकी फैमिली मेंबर्स को मिले, चाहे उसको, चाहे उसकी फैमिली मेंबर्स। अब फैमिली मेंबर्स में कौन, अभी बताऊंगा। चाहे उसको चाहे उसकी फैमिली मेंबर्स को मिले, कह रहा है एग्जेम्प्ट है, बट कंडीशंस है, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। मेडिकल ट्रीटमेंट इन स्पेसिफाइड हॉस्पिटल्स, कह रहा है स्पेसिफाइड हॉस्पिटल्स में ही मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कहीं भी करा लो। अब वो स्पेसिफाइड हॉस्पिटल कौन कौन से होंगे, कह रहा है हॉस्पिटल ओन्ड बाय गवर्नमेंट, या तो वो सरकारी अस्पताल हो उसमें कराओ ट्रीटमेंट, जो खर्चा होगा वो एम्प्लॉयर, राइट, एम्प्लॉयर उतना खर्चा अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो आपकी इनकम में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराया मिस्टर ए ने इलाज कराया, 5,000 रुपए खर्च हो गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छोटे मोटे हो जाते हैं, कई बार वहां पे भी हो जाते हैं, राइट, 5,000 रुपए खर्च हो गए। अब ये 5,000 रुपए इसके एम्प्लॉयर ने पे कर दिए इसको, तो वो कह रहा है इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, छूट है, जाओ, सैलरी में ऐड नहीं करते, मिस्टर ए की सैलरी में 5,000 ऐड नहीं होंगे। हॉस्पिटल ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी के कौन, एमसीडी वगैरह के हॉस्पिटल होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है ना, उनके भी छोटे छोटे हॉस्पिटल बने होते हैं। जनरली वो लोग छोटे छोटे क्लिनिक बना लेते हैं, राइट, वो एमसीडी के क्लिनिक चल रहे होते हैं। वो कह रहा है वहां पे भी कुछ इलाज करवाया और एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, कह रहा है वो भी छूट मिलेगी, एग्जेम्प्ट। दूसरा, हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, खुद ही उसको मेंटेन कर रहा है वो, उसमें इलाज करवाया, एम्प्लॉयर ने जो खर्चे किए कोई दिक्कत नहीं, एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉय की सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। चौथा, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा लिया बाहर, बट इट शुड बी अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस हॉस्पिटल को अप्रूव किया हो कि हाँ जी इस हॉस्पिटल में करा सकते हो आप इलाज, और उसका खर्चा आ गया जी 50,000 रुपए का। एम्प्लॉयर ने 50,000 के खर्चे दे दिए मिस्टर ए के, तो ये मिस्टर ए की इनकम में ऐड होगा, नो, नहीं होगा। लेकिन अगर ये अप्रूव्ड नहीं है, उसने करवा लिया जी मैक्स में जाके, अपना छोटा सा ऑपरेशन था करा लिया मैक्स में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मैक्स को अप्रूव ही नहीं किया है, 50,000 का खर्चा हो गया, मिस्टर ए की सैलरी में ऐड हो जाएगा 50,000, कह रहे करा लो इलाज, ए की सैलरी में ऐड कर दो, तुम्हारी इनकम है, ठीक है जी। तो मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, अच्छी बात है, दो, लेकिन वो कह रहा है जी कायदे से दो, रीजनेबल दो। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे दो, वहां इलाज करवा दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर लोकल अथॉरिटी के जो छोटे छोटे हॉस्पिटल बने होते हैं उनमें करा दो, या फिर आप खुद अपना मेंटेन कर लो, उसमें करा दो इलाज, क्योंकि बाहर तो पता नहीं एम्प्लॉय क्या करेगा भाई। आजकल इलाज कराने की कोई वो थोड़ी ना है फ्रेंड्स, छोटे छोटे ऑपरेशन का लाखों रुपया लग जाता है, उसी को आप छोटी जगह पे करवा लो 10-20 हजार में काम हो जाता है, वो या बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ 10-20 लाख लग जाता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है भाई इतनी बड़ी हम छूट नहीं देंगे, हम लिमिट में देंगे, लिमिट में करो, खर्चा लिमिट में करो और छूट ले लो, हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे।
राइट तो कहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लोकल अथॉरिटी का या एम्प्लॉयर खुद मेंटेन कर ले, या फिर प्राइवेट है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया हो, इनमें से कहीं करा लो, हमें दिक्कत नहीं है। मिस्टर रोहन एम्प्लॉयड बाय अल्फा लिमिटेड, रिसीव किया है क्या मेडिकल ट्रीटमेंट एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड द एम्प्लॉयर इनकर्ड 5 लाख, 5 लाख रुपए का खर्चा आ गया, एम्प्लॉयर ने दे दिया ट्रीटमेंट में। इन दिस केस द अमाउंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, अमाउंट एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स से। रिम्बर्समेंट फॉर ट्रीटमेंट इन स्पेसिफाइड हॉस्पिटल, इफ एम्प्लॉय टेक ट्रीटमेंट, एम्प्लॉय ने खुद ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद बिल दे दिए किसको, एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर ने उसको रिम्बर्स कर दिया, मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वापस पे कर दिया। एक तरीका तो क्या होगा, एम्प्लॉय एडमिट है हॉस्पिटल में, एम्प्लॉयर खुद दिए जा रहा है खर्चे, एम्प्लॉयर कह रहा है तू एडमिट हो, इलाज करा, मैं खर्चा पूरा कर रहा हूं, एम्प्लॉयर खुद पे कर रहा है। दूसरा एम्प्लॉयर पे नहीं कर रहा, एम्प्लॉय जाके इलाज करा के आ गया और बिल दे दिया एम्प्लॉयर को कि जी सर देखो ये खर्चा हो गया मेरा। एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है ये लो 5 लाख का खर्चा हुआ, ये पकड़ो 5 लाख रुपए। ये बोलते हैं रीइंबर्समेंट, कि रीइंबर्स कर दिया उसको, उस एम्प्लॉय ने खर्चा किया, एम्प्लॉयर ने उसको रीइंबर्स कर दिया, राइट। तो कह रहा है रीइंबर्स के केस में भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। इफ एम्प्लॉय टेक ट्रीटमेंट इन एनी ऑफ द अबव हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल यही होना चाहिए, इन्हीं में लिया और खर्चा एम्प्लॉय ने कर दिया, एंड एम्प्लॉयर रीइंबर्स द एक्सपेंस, द रीइंबर्समेंट विल बी एग्जेम्प्ट। कह रहा है ये भी एग्जेम्प्ट है, चाहे एम्प्लॉयर करे चाहे आप खुद करो और एम्प्लॉयर से पैसा ले लो, कह रहा है दोनों में छूट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। या मेडिकल ट्रीटमेंट इन अदर हॉस्पिटल, इफ एम्प्लॉयर इनकर्स एक्सपेंस फॉर ट्रीटमेंट इन ए पब्लिक प्राइवेट क्लिनिक हॉस्पिटल दैट इज नॉट अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, द अमाउंट विल बी टैक्सेबल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अप्रूव नहीं किया है, प्राइवेट है, कह रहा है टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। मेडिक्लेम पॉलिसी पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने क्या किया भाई, देखो मेडिकल के खर्चे तो होते ही है, एम्प्लॉयर ने बोला कि देखो हर इंसान बीमार पड़ता है, कोई ज्यादा पड़ता है कोई थोड़ा पड़ता है, हम एक काम करते हैं अपने सारे एम्प्लॉइज के लिए एक मेडिकल पॉलिसी ले लेते हैं। नॉर्मली एम्प्लॉयर क्या करता है, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। ग्रुप मेडिकल में क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सब कवर हो जाते हैं, और कई बार उनके फैमिली मेंबर्स को भी कवर कर देते हैं कुछ कंपनीज के अंदर। तो वो कह रहा है चाहे एम्प्लॉयर ने पॉलिसी ली है किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, चाहे उसके फैमिली मेंबर्स के लिए, और उसका जो प्रीमियम पे किया है, सपोज मिस्टर ए है, उनका प्रीमियम पे किया 5,000 रुपए, 5K पर एनम, तो वो कह रहा है ये 5,000 रुपए टैक्स नहीं लगेगा, एक ही इनकम नहीं मानेंगे इसको, ये एग्जेम्प्ट है, ये भी एग्जेम्प्ट है। तो चाहे वो मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, उसका प्रीमियम पे करता है, कह रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है। इफ एम्प्लॉयर पे द प्रीमियम फॉर मेडिक्लेम पॉलिसी टेकन इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय और देयर फैमिली विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। या मेडिकल अलाउंस दिया, कह रहा है मेडिकल अलाउंस, अब फ्रेंड्स देखो अलाउंस का मतलब क्या है, पैसा दे दिया, अब तुम जानो तुम क्या करोगे, हमें कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल से कोई मतलब नहीं है। अलाउंस का मतलब ही यही होता है फ्रेंड्स, कि अलाउंस का मतलब ये होता है कि हमने आपको इतना पैसा दे दिया, अब हमें कोई मतलब नहीं, मैं हर महीने आपको 5,000 रुपए मेडिकल अलाउंस दूंगा, हर महीने कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, आप हर महीने मेरे से 5,000 ले लिया करना। कह रहा है फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, राइट। इफ एम्प्लॉयर पे मेडिकल अलाउंस टू द एम्प्लॉय इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, क्योंकि यहां पर एक्चुअल कुछ है ही नहीं, हमें नहीं पता एक्चुअल कितना हो रहा, हम तो आपको हर महीने फिक्स दे देंगे, ठीक है। अब हर जगह हमने बात किया फ्रेंड्स, 2-3 जगह फैमिली के बारे में, कि फैमिली के खर्चे, फैमिली को भी कोई ट्रीटमेंट मिला, मेडिक्लेम पॉलिसी फैमिली के लिए भी ले ली तो वो अलाउड है। फैमिली का मतलब क्या, किसके लिए, कह रहा फैमिली का मतलब है स्पाउस, यानी हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, वाइफ है तो उसके हस्बैंड, या उसके बच्चे, वाइफ या उसके बच्चे, या फिर पेरेंट्स अगर हैं, पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर हैं, वो डिपेंडेंट होने चाहिए एम्प्लॉय के ऊपर, यानी उनका अपना कोई फाइनेंशियल सोर्स नहीं है, मदर फादर सिस्टर ब्रदर वो अपना कमाते नहीं है और वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, और मेरे एम्प्लॉयर ने उनके लिए एक पॉलिसी ले ली, मेरे एम्प्लॉयर ने उनका भी इलाज करा दिया, कह रहे हैं वो भी एग्जेप्ट, आपकी सैलरी मैट नहीं करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर ए की फैमिली, उसके फादर बीमार हो गए और हॉस्पिटल में इलाज करवा दिया, कितने का, 2 लाख रुपए का खर्चा आ गया। या फिर एक पॉलिसी ले दी इनके नाम पर, फैमिली फादर के नाम पर, 10,000 रुपए का प्रीमियम पे कर दिया, राइट। तो क्या ये मिस्टर ए की इनकम है 2 लाख रुपए या 10,000 रुपए, मिस्टर ए की इनकम है नहीं, वो कह रहा है मिस्टर ए की ये भी इनकम नहीं है, लेकिन ये फादर जो है मिस्टर ए के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी फादर का अपना कोई इनकम का सोर्स नहीं है, कोई फाइनेंशियल सोर्स नहीं है उनका, सेम मदर फाइनेंशियल सोर्स नहीं है, ब्रदर सिस्टर कोई फाइनेंशियल सोर्स नहीं है, लेकिन स्पाउस और चिल्ड्रन के केस में कोई फाइनेंशियल सोर्स देखने की जरूरत ही नहीं है, उसमें तो ले ही सकते हो,
राइट। तो स्पाउस और चिल्ड्रन के केस में कह रहा है लेना ही लेना है, मिल जाएगा, चाहे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है। लेकिन फादर मदर यानी पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर के केस में आपको तभी छूट मिलेगी जब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है जी, इतनी सी बात बोल रहा है। इफ एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन, इनके अलावा किसी और पर्सन की ट्रीटमेंट के लिए पैसा दे दिया, सच एज मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और इंडिपेंडेंट फादर, राइट, द फैसिलिटी विल बी टैक्सेबल, राइट, फैसिलिटी टैक्सेबल हो जाएगी। मिस्टर ए को पैसा मिला, फादर इंडिपेंडेंट थे, फादर का अपना फाइनेंशियल सोर्स है, कितना 2 लाख रुपए का खर्चा एम्प्लॉयर ने कर दिया, कह रहा है 2 लाख रुपए मिस्टर ए के हाथ में टैक्स लग जाएगा, क्योंकि फादर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। या ये फादर नहीं थे, फादर इन लॉ थे, ससुर जी का इलाज करवा दिया। एम्प्लॉयर इतना बढ़िया है कि उसने उनके फादर इन लॉ का भी इलाज करा दिया, तो वो कह रहा है मिस्टर ए की इनकम बन जाएगी 2 लाख रुपए, टैक्स लग जाएगा। पॉलिसी ले ली फादर इन लॉ के नाम पे 10,000 रुपए की, कह रहा है 10,000 रुपए मिस्टर ए की इनकम में ऐड हो जाएगा, बस। ठीक है जी। मेडिकल फैसिलिटीज आउटसाइड इंडिया, अब मेडिकल फैसिलिटीज क्या इंडिया में मिलेंगी, इंडिया के बाहर नहीं मिल सकती? मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है मेडिकल फैसिलिटी इंडिया के बाहर। भाई कुछ चीजों के इलाज ऐसे हैं जो इंडिया में नहीं हो पाते कई बार, तो हमें बाहर जाना पड़ जाता है। एम्प्लॉयर के लिए वो एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयर के लिए वो एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है भाई तू अपना इलाज करा क्या, इंडिया में नहीं हो रहा कोई बात नहीं, यूएसए में इलाज अवेलेबल है इसका, तू यूएसए जा, सारे खर्चे मैं दूंगा। एम्प्लॉयर सारे खर्चे बियर कर लेता है। क्या टैक्स लगेगा? यस लगेगा, टैक्स लगेगा, इनकम टैक्सेबल है, बट छूट मिलेगी, कितनी मिलेगी वो देख लो। भाई 3 तरह के खर्चे होंगे, 3 तरह के खर्चे होंगे। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यूएसए भेज दिया इलाज कराने के लिए, 3 तरह के खर्चे। नंबर 1, मिस्टर ए को बाहर जाना है इलाज कराने के लिए। नंबर 1, पहली चीज क्या अकेले जाएगा? एक बंदा यूएसए अपना ट्रीटमेंट कराने जा रहा है, क्या वो अकेला जाएगा? किसी एक पर्सन को साथ लेके जाएगा। तो इसकी वाइफ, राइट, वाइफ मिसेस ए, वो भी साथ में इसके जाती है कि भाई इलाज कराने एक बंदा जाना है, तो एक इसके साथ अटेंडेंट भी जाएगा, इसकी वाइफ या इसका कोई रिलेटिव वो साथ में जाएगा। तो क्या होगा? सबसे पहले ट्रैवल होगा दोनों का, राइट, ये होगा ट्रैवल। ट्रैवल कितने का? 2 पर्सन, 2 लोगों का ट्रैवल होगा, एक जिसका इलाज होना है, एक जो इसके साथ जा रहा है। अब वो यूएसए पहुंच गया, यूएसए पहुंचने के बाद 2 तरह के खर्चे होंगे। नंबर 1, मेडिकल, जो एक्चुअल इलाज होना है वो किसका होना है? मिस्टर ए का। और एक वहां रहने के स्टे के खर्चे होंगे। एक वहां किस चीज के खर्चे होंगे? स्टे के खर्चे होंगे, STAY, स्टे। ये किसके होंगे? दोनों के, बोथ। यानी ये सारे खर्चे होने हैं। अब 3 तरह के खर्चे होंगे, इन तीनों तरह के खर्चों की बात की गई है। अगर आप फॉरेन जाके इलाज कराते हो और एम्प्लॉयर उसके पैसे भर रहा है तो वो टैक्सेबल है, लेकिन छूट मिलेगी कितनी वो बताएंगे अभी। लेकिन पहले समझ लो खर्चे किस किस तरह के हो सकते हैं जी। खर्चे 3 तरह के हो सकते हैं कि 2 लोग पहले तो ट्रैवल करेंगे, मिस्टर ए और उनके साथ एक अटेंडेंट ट्रैवल करेगा। ट्रैवल करके वहां पहुंच गए, कहां? यूएसए। यूएसए जाके 2 तरह के और खर्चे होंगे। पहला, मिस्टर ए अपना मेडिकल ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स की फीस, हॉस्पिटल्स की फीस, दवाइयों के खर्चे, वो होंगे किसके होंगे? वो मिस्टर ए के होंगे। और इन दोनों के, जो साथ में गया बंदा उसका और मिस्टर ए का, रहने का खर्चा होगा। ये 3 तरह के खर्चे होंगे। अब देखो क्या ट्रीटमेंट है इन तीनों का। पहले बात कर रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर ए, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ दैट पेशेंट। इफ एम्प्लॉयर इनकर एक्सपेंडिचर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ फैमिली आउटसाइड इंडिया, या तो एम्प्लॉय का या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर का भी ट्रीटमेंट के लिए बाहर भेजा है, राइट, तो एक्सपेंडिचर इज एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने जो लिमिट बताई है उसके हिसाब से आपको छूट दे देंगे। मतलब एम्प्लॉयर ने पे किया 10 लाख मेडिकल ट्रीटमेंट का, कि 10 लाख रुपए का खर्चा हो गया। आरबीआई ने बोला जी 7 लाख से ऊपर का खर्चा ही नहीं होगा, हम इससे ऊपर की छूट ही नहीं देते, हम अलाउ नहीं कर रहे 7 लाख से ऊपर। आरबीआई ने फिक्स कर दिया 7 लाख, तो वो कह रहा है 3 लाख रुपए टैक्स लग जाएगा। 3 लाख रुपए टैक्स लगेगा। कहां? एम्प्लॉय की सैलरी में 3 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे। तो मेडिकल पे कितना? पेशेंट का कितना? जो आरबीआई ने लिमिट बताई। तो क्वेश्चन अगर आपके पास आया तो आपके पास क्वेश्चन में किस तरह से आएगा? क्वेश्चन में आएगा जी एम्प्लॉयर हैज पेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन अब्रॉड रुपीज इतना, अलाउड बाई या परमिटेड अप्रूव्ड बाई आरबीआई इतना। ठीक है, तो अगर वो अप्रूव्ड बाई आरबीआई की जितना ही है एग्जेम्प्ट कर देना, एक्स्ट्रा जो पेमेंट है एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर देना। ठीक है,
दूसरा स्टे के खर्चे, स्टे के दोनों के खर्चे, जो पेशेंट गया है साथ में उसके साथ एक अटेंडेंट गया है, दोनों वहां रुकेंगे, रुकने के खर्चे, रुकने पे भी सेम वही बोल रहा है, इफ एम्प्लॉयर इनकर एक्सपेंडिचर फॉर स्टे ऑल्सो, वो कह रहा है स्टे का भी मैं ही दूंगा एम्प्लॉयर, ठीक है। तो उस केस में भी कह रहा है पेशेंट के और वन अटेंडेंट के, इट विल बी एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट परमिटेड बाई आरबीआई, ओनली फॉर पेशेंट एंड वन अटेंडेंट, ओनली फॉर वन अटेंडेंट। अब पेशेंट जा रहा है साथ में अपने 10 रिश्तेदारों को और ले गया, तो फिर इलाज कराने थोड़े ना जा रहे हो आप, तो घूमने फिरने जा रहे हो, किस चीज की छूट, ठीक है। तो वो कह रहा है केवल पेशेंट और वन अटेंडेंट के लिए मिलेगी छूट, बाकी और फालतू जितने को लेके जा रहे हो ना सब टैक्सेबल है, सब टैक्सेबल। तो एम्प्लॉयर ने खर्चा किया जी 8 लाख रुपए का स्टे पे, वहां रुकने पे 8 लाख रुपए का खर्चा हो गया, आरबीआई बोलता है जी 5 लाख, तो 3 लाख रुपए पे टैक्स लग जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। और नंबर 3 ट्रेवल, ट्रेवल भी दोनों का होगा, दोनों के इंडिया से बाहर जाने के खर्चे होंगे, टिकट होगा, राइट, टिकट का मेजर खर्चा है, वीजा लगेगा, दोनों का सारे खर्चे होंगे। तो वो कह रहा है उन दोनों के, इफ एम्प्लॉयर इनकर एक्सपेंसेस फॉर ट्रेवल ऑफ पेशेंट एंड वन अटेंडेंट, केवल वन अटेंडेंट इज एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड, यहां पर एक कंडीशन है फ्रेंड्स, ये ध्यान से देखना, द एम्प्लॉइज ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर कंसिडरिंग ट्रेवल एक्सपेंस, बिफोर कंसिडरिंग दिस एक्सपेंस डज नॉट एक्सीड 2 lakhs, इसको कंसीडर करे बिना वो कह रहा है जी सैलरी निकालो कितनी है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय की सैलरी निकालो, क्या वो 2 लाख रुपए तक है, 2 लाख तक है तो ट्रेवल का खर्चा एग्जेम्प्ट, 2 लाख रुपए तक है ट्रेवल का खर्चा एग्जेम्प्ट, 2 लाख से ज्यादा है तो वो कह रहा है 2 लाख से ज्यादा है ट्रेवल का खर्चा फिर एग्जेम्प्ट नहीं होगा, फिर टैक्सेबल होगा ट्रेवल का खर्चा, राइट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट आरबीआई ने जितनी लिमिट बताई उतना एग्जेम्प्ट, एब्रॉड रुकने का खर्चा, बाहर रुकने का खर्चा आरबीआई ने जितना बोला उतना एग्जेम्प्ट। यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको आरबीआई की थोड़ी स्टोरी बता देता हूं। आरबीआई बेसिकली, आरबीआई ने ना लिमिट बता रखी है कि आप जब बाहर जाओगे, क्योंकि बाहर आपके खर्चे जो होंगे फॉरेन करेंसी में होंगे, फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी में तो होगा ही नहीं खर्चा, फॉरेन करेंसी में होगा। फॉरेन करेंसी पर लिमिट बना रखी है कि आप बाहर जाके किस चीज के लिए कितना खर्चा कर सकते हो, हम इससे ज्यादा फॉरेक्स अलाउड ही नहीं करेंगे। और वही लिमिट यहां पर इन्होंने उठा रखी है कि जितनी आरबीआई ने बोली उतनी छूट ले लो। अब वो उससे ज्यादा खर्चा कर रहा है कि आप कर नहीं सकते, कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन आरबीआई की लिमिट से ज्यादा करोगे तो हम फिर आपको टैक्स लगा देंगे, ठीक है नहीं। लेकिन ट्रैवल के केस में बोला अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए तक है, राइट, ये भी थोड़ा मजाक सा लग रहा होगा कि एम्प्लॉय की सैलरी पूरे साल की 2 लाख रुपए, मतलब पूरे साल की सैलरी 2 लाख रुपए, कुछ सोचा भी नहीं, राइट। और उसको एम्प्लॉयर भेज रहा है अब्रॉड इलाज कराने के लिए, अमेरिका भेज दिया इलाज कराने के लिए, राइट। और उसको बोला जी सैलरी तेरी 2 लाख तक है, 2 लाख से ऊपर है, तेरी 2,25,000 रुपए है, तू तो बहुत अमीर इंसान है, तेरी तो सैलरी बहुत ज्यादा है, तू तो ट्रैवल के खर्चे अफोर्ड कर सकता है। अब यूएस आने जाने का एक पर्सन का टिकट 80,000, 1 लाख रुपीज, 2 लोग आएंगे जाएंगे उसकी पूरे साल की सैलरी निकल जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है नहीं, 2 लाख से ऊपर तुम पे बहुत पैसा है, तुम्हें ट्रैवल पे कोई छूट नहीं मिलेगी, ट्रैवल इज फुल्ली टैक्सेबल, सैलरी अगर 2 लाख से ज्यादा है। बट जैसा मैंने बताया फ्रेंड्स, ये पुराने प्रोविजन बने हुए हैं, इन लिमिट्स को रिवाइज करने की जरूरत है, जो कि नहीं की गई है अभी तक, राइट। आज भी ऐसी लिमिट चल रही है जिनका कोई रेलिवेंस नहीं है, एक्चुअली कोई रेलिवेंस नहीं है लिमिट्स का, राइट। ये कोई लिमिट थोड़ी ना है, मजाक कर रहे हो ऐसा लग रहा है, ठीक है जी। चलो जी, लेकिन हमें निकालना है 2 लाख की सैलरी। अब 2 लाख की सैलरी का मतलब क्या है, वो कैलकुलेट कैसे होगी वो देख लो बस, ठीक है। तो इसके अंदर जो समझने वाला पॉइंट है वो 2 लाख कैसे कैलकुलेट होगा वो समझना है बस, बाकी तो सब नॉर्मल है, ठीक है। चलो, कोविड के ट्रीटमेंट पे अगर कोई खर्चा किया, कह रहा है कोविड के ट्रीटमेंट पे भी खर्चा किया, इफ एम्प्लॉयर इनकर एन एक्सपेंडिचर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 या उसके फैमिली मेंबर पे, कह रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर, द अमाउंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। कह रहा है कोविड-19 के ट्रीटमेंट पे भी एग्जेम्प्ट है, ये कोविड आया उसके बाद ये प्रोविजन आया है, पहले नहीं था ये, राइट। द एम्प्लॉय शुड रिटेन द टेस्ट रिपोर्ट एंड डिटेल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्ट पॉजिटिव। मतलब भाई कोविड का ट्रीटमेंट तभी होगा ना जब आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी तो आपका ट्रीटमेंट होगा। तो एम्प्लॉय को बोला जी हम आप पर टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन जो कोविड है उसकी रिपोर्ट, पॉजिटिव की रिपोर्ट आपको अपने पास रखनी है। और पॉजिटिव जब रिपोर्ट आई उसके 6 महीने तक के हम खर्चे अलाउड करेंगे आपको, 6 महीने तक के आपको बिल अपने पास उठा के रखने हैं। हम आपसे पूछेंगे कि एम्प्लॉयर ने कितना दिया जी, एम्प्लॉयर ने 10 लाख दिया, खर्चा कितना हुआ, आप बोल रहे हो 10 लाख का हुआ, बिल दिखाओ 10 लाख का कितना हुआ हमें। इस 6 महीने के अंदर जब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, 6 महीने के अंदर 10 लाख का हुआ, पूरा ले लो। लेकिन आपका खर्चा तो 8 ही लाख का हुआ, 2 लाख रुपए पे टैक्स लग जाएगा,
2 लाख रुपए पर टैक्स लग जाएगा। या फिर एम्प्लॉयर ने दिया ही 8 लाख तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो कोविड का ट्रीटमेंट एम्प्लॉय करा सकता है, क्योंकि कोविड के टाइम पे बड़ी दिक्कतें हुई थी फ्रेंड्स। लोग सपोर्ट करना चाहते थे और हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बार बार बीच में आ रहा था कि क्या जी कोविड का ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट तुम्हारा हुआ है, ये तुम्हारे को बेनिफिट मिला, ये तो तुम्हारी इनकम है, टैक्स लगाएंगे इसके ऊपर, सैलरी में ऐड कर दो। तो गवर्नमेंट ने ये रूल लेकर आए बीच में कि लोगों को दिक्कत ना हो कि भाई कोई किसी की हेल्प करना चाह रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की हेल्प करना चाह रहे हैं, तो ठीक है थोड़ी हेल्प हम भी करेंगे कि हम इस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो जी ये क्लोज हो गया। अब इस पॉइंट को समझ लो, 2 लाख रुपए को, राइट। यहां 2 लाख रुपए कैसे कह रहा है 2 लाख रुपए जो निकालना है, इफ एम्प्लॉयर इनकर्स एक्सपेंस फॉर ट्रेवल, पेशेंट और अटेंडेंट, इट इज एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड एम्प्लॉइज ग्रॉस टोटल इनकम। यहां पर एम्प्लॉय की ना ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है। ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी आपको आती है, पांचों हेड में इनकम निकालो। पांचों हेड कौन से, सैलरी, बिजनेस, राइट, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, पांचों का टोटल करो, जो टोटल आया वो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है। बस वो ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लो, और उस ग्रॉस टोटल इनकम में जो ट्रैवल का खर्चा है इसको इग्नोर कर देना। कह रहा है इसको छोड़ दो, ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर कंसिडरिंग द ट्रैवल एक्सपेंडिचर। आप ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, अगर वो ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए तक है तब हम इस ट्रैवल एक्सपेंस पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। और अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा आ गई तो ये ट्रैवल एक्सपेंस भी उसमें ऐड हो जाएगा जाके, और उस पर टैक्स लगेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल 12 इसी के ऊपर बेस्ड है। मिस्टर रोहन है, एम्प्लॉयड है कहां पर, अल्फा लिमिटेड में। कितनी सैलरी मिलती है, 12,000 रुपए पर मंथ। डीए मिलता है 2,000 रुपए पर मंथ, मेडिकल 200 रुपए पर मंथ, एंटरटेनमेंट 300 रुपए पर मंथ, ये सब टैक्सेबल। एम्प्लॉयर हैज पेड प्रोफेशनल टैक्स 100 रुपीज पर मंथ ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के बिहाफ पे जो एम्प्लॉय का खर्चा था एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, ये भी टैक्सेबल। एम्प्लॉयर कुछ भी पे कर रहा है सब टैक्सेबल, जब तक कि बताया ना जाए कितने की छूट मिलेगी, सब टैक्सेबल। एम्प्लॉयर इनकर्ड 3 lakhs ऑन हिज ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, बट आरबीआई ने 280 परमिट किया है। बाहर खर्चा किया है 3 लाख का, बट आरबीआई ने 280 बोला था, तो 280 की छूट दे देंगे, 20,000 पे टैक्स लगा देंगे। ठीक है, अमाउंट इनकर्ड ऑन स्टे पर 1 लाख रुपया खर्च हुआ, बट आरबीआई 90,000 बोल रहा है, तो ठीक है 1 लाख माइनस 90, 10,000 पे भी टैक्स लगा देंगे। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ट्रैवलिंग 1,10,000 ट्रैवलिंग पे खर्चा किया है, एंड ही हैज इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी 81,000। अब वो ग्रॉस टोटल इनकम बता ही नहीं रहा, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी 2 लाख, तब तो पता चलेगा कि ये जो 1,10,000 है ये टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, 81,000 की उसकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम भी है, कुछ रेंट आता होगा उसका, और डिडक्शन अलाउड चैप्टर 6 से 10,000 रुपए की डिडक्शन। अब देखो ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर ये डिडक्शन मिलती है, यानी इस डिडक्शन को भी कंसिडर नहीं करना, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम इज बिफोर डिडक्शन, राइट। कंप्यूट दी टैक्स लायबिलिटीज, एम्प्लॉय की टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, तो निकाल लेते हैं जी। बेसिक पे 12,000 के हिसाब से 12 महीने का 144, डीए 2,000 के हिसाब से 12 महीने का 24,000, मेडिकल 200 के हिसाब से 12 महीने का 2,400, एंटरटेनमेंट 300 के हिसाब से 12 महीने का 3,600, प्रोफेशनल टैक्स 100 रुपए के हिसाब से 12 महीने का 1,200, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया 3 लाख रुपए दिए थे बाहर ट्रीटमेंट कराने के लिए, आरबीआई ने 280 बोला था, 20,000 रुपए टैक्सेबल ऐड हो गया सैलरी में। सैलरी अब्रॉड, स्टे अब्रॉड, बाहर रुका, 1 लाख पे किया एम्प्लॉयर ने, आरबीआई ने 90,000 परमिट किए थे, 10,000 पे टैक्स लगा दो, राइट। अब ट्रैवल को इंक्लूड मत करना, अभी ट्रैवल कितना 1,10,000, इसको इंक्लूड मत करो, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। इसके बिना देखो कितना बनता है। सैलरी बनी, ग्रॉस सैलरी 2,05,000, इन सबका टोटल 2,05,000, 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 IA, 75 रिड्यूस करने के बाद 1,30,200 रुपए की सैलरी बनी, 81,000 रुपए का हाउस प्रॉपर्टी से इनकम ऐड हो गया। ग्रॉस टोटल इनकम, सब कुछ इनकम ऐड कर लो, राइट। केवल ट्रैवल छोड़ दो, जो आने जाने के खर्चे की है वो छोड़ दो बस। कितनी आई, 2,11,200, 2 लाख क्रॉस कर गई। कह रहा है 2 क्रॉस कर गई, बहुत अमीर इंसान हो आप, आपकी सैलरी कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए अब ट्रैवल पे भी आपका टैक्स लगेगा, राइट। सो सिंस ग्रॉस टोटल इनकम इज एक्सीडिंग 2 lakhs, hence expenditure on traveling shall be taxable and shall be given below। अब उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। अभी तो हमने ये कैलकुलेशन किस लिए की कि भाई ट्रैवल जो है टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, बस ये डिसाइड करने के लिए हमने डिसाइड कर लिया कि ट्रैवल टैक्सेबल है। अब ट्रैवल पे टैक्स लगाएंगे। अब देखो दोबारा ले लो, बेसिक पे 144 वही, डीए 12 के हिसाब से सब वैसे ही ले लो, सब कुछ वैसे ही लिया है, बस यहां पर ट्रैवलिंग जो है वो भी ऐड कर दो 1,10। पहले मैंने ट्रैवलिंग को ऐड नहीं किया था, अब ट्रैवल को भी ऐड कर दो, क्योंकि ट्रैवल पे भी टैक्स लगेगा। कर दो जी। 3,15 की कितनी आ गई सैलरी, उसमें 75,000 की छूट मिल जाएगी,
2,40,000 रुपए की इनकम आएगी सैलरी से, 81,000 रुपए का हाउस प्रॉपर्टी ऐड कर दो, राइट, 3,21,200 की ग्रॉस टोटल इनकम। उस पर चैप्टर 6 से अगर कुछ है तो मिल जाएगा। चैप्टर 6 से इसमें दे रखा है कितना, 10,000, लेकिन इसमें यह नहीं बोला ही हैज ऑप्ट आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, कुछ नहीं बोला, तो क्या मानेंगे, डिफॉल्ट है। कुछ नहीं बोलेगा तो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट में कोई कुछ नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 से मिलना ही नहीं है, खत्म। टोटल इनकम 3,21,200, टैक्स लायबिलिटी 3,21 पे जो बनती है वो दे दो, ठीक है जी। तो ये फ्रेंड्स इसके अंदर इस तरह से आपको करना है, सिंपल उसकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है, लेकिन ट्रैवल को हटा देना, ट्रैवल को छोड़ के नॉर्मल निकलना, बिल्कुल कि ट्रैवल को इग्नोर कर देना, और उसके बेसिस पे डिसाइड करना कि भाई इनकम 2 लाख तक है, छोड़ देना उस ट्रैवल को, और इनकम 2 लाख से ज्यादा है, इनकम 2 लाख से ज्यादा है तो फिर ट्रैवल को ऐड करके उसकी टैक्सेबल इनकम निकलेगी। बताओ जी इसमें कोई डाउट है, वरना चले आगे। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, और वरना चल रहे हैं आगे। चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरी, भाई सैलरी कब टैक्सेबल होगी। अब पॉइंट ही आता है सैलरी को टैक्स कब करें, कैसे डिसाइड होगा कि सैलरी कब टैक्स होनी है। तो यहां पर ये फ्रेंड्स बात की गई है सेक्शन 15 में कि सैलरी आपकी टैक्सेबल होगी कब, सैलरी पर लगेगा कब, वो कौन सा टाइम होगा जब सैलरी पर टैक्स लगाना है। वो कह रहा है जी सैलरी इनकम इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर अकर अर्लियर। दिस मीन्स सैलरी इज ड्यू बट यू आर नॉट एट रिसीव। मेरी सैलरी ड्यू हो गई, मेरी सैलरी हर महीने 31 तारीख को ड्यू हो जाती है, 30 तारीख महीने के आखिरी दिन ड्यू हो जाती है। एम्प्लॉयर पे नहीं कर रहा, एम्प्लॉयर कह रहा है बिजनेस बहुत घाटे में चल रहा है, पे करूंगा 2 साल बाद 3 साल बाद, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है ड्यू हो गई टैक्स निकालो। एम्प्लॉय चिल्ला रहा है सर पैसा तो मिल ही नहीं रहा, एम्प्लॉयर पैसा रख के बैठा है, वो कह रहा है हमें नहीं पता टैक्स निकालो। ऐसा ही है प्रोविजन कि आपको पैसा मिला नहीं मिला भाड़ में जाओ, हमें मतलब नहीं है, टैक्स निकालो, सैलरी ड्यू हो गई टैक्स निकालो। अप्रैल से लेकर मार्च तक की सैलरी हर महीने आखिरी दिन ड्यू हो जाती है, पूरे साल की सैलरी ऐड कर लो। पेमेंट मिला नहीं मिला डजंट मैटर, पेमेंट नहीं देखना। या फिर सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में सैलरी मिल गई, कह रहा है जब मिलेगी तब टैक्स लगा देंगे, जब मिली तब टैक्स लगा देंगे, राइट, जब मिली तब टैक्स लगा देंगे। यानी कि मैं अगर अपने फाइनेंशियल ईयर की बात करूं अप्रैल 24 से मार्च 25, सपोज एम्प्लॉय की सैलरी है लाख रुपए पर मंथ इंटू 12 लाख रुपए टैक्स हो जाएगा। एम्प्लॉय को 12 लाख की सैलरी मिली नहीं, 6 लाख मिले हैं, 6 लाख एम्प्लॉयर कह रहा है बाद में दूंगा, पैसे आने दो, घाटे में चल रहा है बिजनेस। गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं 12 लाख पे हमें टैक्स दे दो, तुम लेते रहना पैसे, हमें 12 लाख पे टैक्स दे दो, ठीक है। तो ड्यू बेसिस पे सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। अब एम्प्लॉय ने क्या करा, दूसरी सिचुएशन लेते हैं, एम्प्लॉय को 12 लाख की सैलरी मिल गई, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को बोला सर कुछ काम है, थोड़ा एडवांस दे दो सैलरी का। उसने कहा कितना, उसने कहा 2 महीने का एडवांस दे दो। उसने कहा ठीक है, मार्च में उसे 2 लाख रुपए का एडवांस भी दे दिया, मार्च में 2 लाख का एडवांस। तो मार्च तक कितनी सैलरी मिली, 2 लाख, तो ये ड्यू बेसिस पे हो जाएगी 12 लाख, और 2 लाख एडवांस मिल गया, 14 लाख पे कह रहा है टैक्स लगा दो। यानी कि ड्यू बेसिस पे कर दो, और अगर कुछ एडवांस मिला है तो उसे भी ऐड कर लो, उस पर भी टैक्स लगा दो, ठीक है। तो गवर्नमेंट बड़ी सियाणी है, पैसा नहीं मिल रहा तो ड्यू बेसिस पे लगा देंगे, और अगर पैसा और मिल गया पहले ही तो उस पर भी लगा देंगे, बस इतनी सी बात लिखी है, ठीक है। एग्जाम्पल 1, सैलरी ड्यू बट पेड लेटर, ड्यू हो गई बट पे लेटर हुई है। मिस्टर रोन इज एम्प्लॉयड बाई अल्फा लिमिटेड, अर्निंग बेसिक पे, बेसिक सैलरी 1 लाख पर मंथ, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज एम्प्लॉयर्स पेड ऑन टाइम अप टिल फरवरी 25 तक कह रहा है कि टाइम से पे कर दिया, बट सैलरी फॉर मार्च 25 वॉज पेड इन अप्रैल 25, कह रहा है मार्च 25 की अप्रैल में मिली है। इन दिस केस टैक्सेबल सैलरी फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 वुड बी 12 लाख, कह रहा है पूरी 12 लाख है, तुम्हें मिले कभी हमें नहीं पता, हम अप्रैल टू मार्च की अभी लगाएंगे। फॉर 12 मंथ्स इंक्लूडिंग मार्च सिंस इट बिकम ड्यू इन मार्च, ड्यू हो जानी चाहिए मार्च में। अभी ड्यू कब होती है वो भी बताऊंगा कि कैसे डिसाइड होगा कि मार्च में ड्यू होगी या फरवरी में ड्यू होगी, राइट, वो भी क्वेश्चन है। बट अगर ड्यू हो गई तो ड्यू बेसिस पे टैक्स लगा देंगे। दूसरा एग्जांपल, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में सैलरी मिल गई। मिस्टर रोहन एम्प्लॉयड बाय अल्फा लिमिटेड अर्निंग 1 लाख पर मंथ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25, एडवांस सैलरी मिल जाती है अप्रैल 25 से मार्च 25, 3 महीने की। इन दिस केस टैक्सेबल सैलरी फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 विल बी 13 लाख, राइट। 13 लाख कैसे, अच्छा एडवांस सैलरी मिली है फॉर अप्रैल, 1 महीने की अप्रैल मिली है मार्च में ही, अप्रैल 25 की मार्च में मिल गई, 1 महीने की एडवांस मिली है, ठीक है। तो 12 लाख तो 12 महीने की सैलरी, और प्लस एडवांस जो मिला 1 लाख का, वो 13 लाख रुपए पे कह रहा है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टैक्स लगा दो,
क्योंकि जो ड्यू हुआ वो भी और जो एडवांस मिला वो भी, सब पे टैक्स लगा दो। अरियर ऑफ सैलरी कह रहा है कुछ पुराने अरियर मिल गए। पुराने अरियर कैसे जी? मैंने 2017-18 में कुछ मेरी सैलरी का इंक्रीमेंट हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे 2 लाख रुपए की पेमेंट होनी थी। एम्प्लॉयर कह रहा था बनते ही नहीं है, डिस्प्यूट चल रहा था एम्प्लॉयर के साथ। मैंने कहा कोई बात नहीं। आज आया 2024-25, अब जाके एम्प्लॉयर मान गया। एम्प्लॉयर कहता है नहीं तुम सही बोल रहे थे, वो 2 लाख तुम्हारा बनता था, वो 2 लाख रुपए तुम्हें मैं अब देता हूं, ये अब देता हूं 24-25। वो कह रहा है कोई बात नहीं, अरियर कुछ मिले हैं, कुछ सैलरी का इंक्रीमेंट जो तब होना था आज मिला है तुम्हें। कह रहा है 24-25 में टैक्स लगा दो। अरियर जब मिले तब टैक्सेबल, अरियर जब मिले तब टैक्सेबल। ठीक है। इन सम केसेस एम्प्लॉइज सैलरी में बी इंक्रीज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली, पिछली डेट से, मीनिंग फ्रॉम अर्लियर डेट। इन सच सिचुएशन अरियर ऑफ सैलरी आर टैक्स्ड इन द ईयर दे आर रिसीव्ड। जिस साल में वो अरियर मुझे मिलेंगे उस साल में टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है। हाउएवर रिलीफ कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 89। अब ये रिलीफ क्या है, क्यों मिलेगी, अभी बात करूंगा, थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर दो। क्या होता है मैं थोड़ा हिंट कर देता हूं आपको। मेरी 2 लाख रुपए की जो मैंने एग्जांपल लिया, ये सैलरी एक्स्ट्रा वाली सैलरी 2019-20 में आनी थी। कब आनी थी? 2019-20 में। उस टाइम टैक्स के जो स्लैब थे वो कम थे, बहुत कम थे। 2019-20 की जगह मेरी सैलरी आई 2024-25 में, तब टैक्स के स्लैब बहुत बढ़ गए। राइट। मेरी इनकम उस टाइम बहुत कम थी, अब मेरी इनकम भी बढ़ गई। उस टाइम अगर वो 2 लाख आते तो वो 10% के रेट पे टैक्सेबल होते, 15% के रेट पे टैक्सेबल होते। आज मेरी इनकम बढ़ चुकी है, आज अगर ये 2 लाख रुपए मुझे मिलेंगे तो ये टैक्सेबल होंगे 30% के हिसाब से, क्योंकि मेरी सैलरी 15 लाख से ज्यादा है। 30%। तो मेरे को अगर ये तब मिलते तो कम टैक्स देना पड़ता, लेकिन आज मुझे इस 2 लाख रुपए पे ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट कह रही कोई बात नहीं, कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ये बता दो, कितना एक्स्ट्रा। मैंने कहा जी इतना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। कह रहे कैलकुलेट कर लो, तब कितना देना पड़ता है और आज कितना देना पड़ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना एक्स्ट्रा, इतना एक्स्ट्रा। कह रहा बस वो रिलीफ मिल जाएगा, ले लो छूट टैक्स में, मत दो उतना टैक्स, हमें उतना कम दे दो। दैट इज रिलीफ अंडर सेक्शन 89। अभी कैलकुलेशन आएगी इसकी, इसके अगला क्वेश्चन वही है। राइट। बट रिलीफ क्या है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, कॉन्सेप्ट बता दिया। अभी अगले पॉइंट पे आके उसको डिटेल में समझेंगे। अरियर ऑफ सैलरी, मिस्टर ओन इज एम्प्लॉयड बाई एबीसी लिमिटेड, अर्निंग बेसिक पे 1 लाख। 1 जुलाई 24 हिज सैलरी वॉज इंक्रीज 1,20,000 पर मंथ विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 से उसकी सैलरी बढ़ा दी। कब? ठीक है। एज ए रिजल्ट ही रिसीव अरियर 1,20,000। राइट। कब बढ़ाई है? 1 जुलाई 24 से। तो 1 जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून 6 महीने के अरियर मिलेंगे। 30 जून 6 महीने के इंटू कितने, 1 लाख से 1,20 कर दी, यानी 20,000 रुपए से अरियर मिलेंगे 1.2 लाख। लेकिन जो करंट ईयर के अरियर है उसको हम अरियर नहीं बोलते कभी। जो अरियर करंट ईयर के वो अरियर नहीं बोलते। जैसे 1 जुलाई से सैलरी इंक्रीज हुई, करंट ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो गया, तो जो 1 अप्रैल से 30 जून 3 महीने का मिलेगा वो करंट ईयर की सैलरी में ऐड होगा, अरियर नहीं माना जाएगा। जो पिछले सालों का मिला है वो अरियर है, जो प्रीवियस ईयर का मिलेगा वो अरियर है। अभी देखो आ रहा है इसके अंदर। ठीक है। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई टू जून अरियर मिलेगा। द अरियर विल बी टैक्सेबल इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25। हिज ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी? कह रहा है 12 महीने की, तो 1,20 के हिसाब से ले लो। ये मान लो कि उसने बढ़ाई कब है? 1 जुलाई से, लेकिन कौन सी डेट से? 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से 1 जुलाई में 1 अप्रैल 24 भी आ गया। तो कह रहा है 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 की 1,20 के हिसाब से ही ले लो, कोई अरियर नहीं है। करंट ईयर में अरियर नहीं होता कभी। राइट। 1,20 इंटू 12 1,44 14,40। अब अरियर कौन से होंगे? 1 जुलाई से 31 मार्च तक, 1 जनवरी से 31 मार्च तक के। 1 जनवरी से इंक्रीमेंट किया है, 31 मार्च जो पिछले साल में था, 3 महीने का अरियर है। 3 महीने का इंटू 20,000, 60,000 रुपए अरियर। राइट। अरियर फ्रॉम जनवरी टू मार्च 24 60,000। ही में ऑल्सो क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 89। अब रिलीफ की बात करूंगा आगे। राइट। तो 14,40 प्लस 60,000 रुपए पे उसको टैक्स देना है, टोटल हो गया 15 लाख। ठीक है। अब रिलीफ की बात करते हैं कि भाई रिलीफ कितना मिलेगा। मैंने बताया आपको रिलीफ क्यों मिलेगा, कब मिलेगा, कॉन्सेप्ट बताया, पढ़ लेते हैं एक बारी। रिलीफ अंडर सेक्शन 89। सेक्शन 89 प्रोवाइड्स रिलीफ टू इंडिविजुअल्स हु हैव रिसीव्ड अरियर और एडवांस इन सैलरी। कुछ अरियर मिल गया या आगे की सैलरी आज टैक्स हो गई। एडवांस के केस में फ्रेंड्स नॉर्मली नहीं होगा,
आपको मैक्सिमम टाइम अरियर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन जैसे अरियर का ट्रीटमेंट है वैसे ही एडवांस का होता है, राइट। विच में रिजल्ट इन ए हायर टैक्स लायबिलिटी, द रिलीफ हेल्प मिटिगेट द एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन कॉज्ड बाय सच इनकम, द रिलीफ इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। मैं फिर रिपीट करूंगा, फिर रिलीफ के प्रोविजन पढ़ूंगा, पहले मैं रिपीट कर देता हूं। मेरी एक इनकम आनी थी एक्स्ट्रा, कितने की जी? 5 लाख रुपए की। कब आनी थी? 2000 मेरी आनी थी 2017-18 में, 2018-19 में मेरी इनकम आनी थी कुछ, ठीक है जी, बहुत बढ़िया आनी थी। कब दी? 24-25 में आई। एम्प्लॉयर ने उस तब की इनकम, तब की सैलरी आज पे की है 24-25 में। कुछ अरियर थे मेरे। अरियर कब हो सकते हैं फ्रेंड्स? अरियर हो सकते हैं कि मेरा डिस्प्यूट चल रहा था कि मेरी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, एम्प्लॉयर कहता है कि अभी इंक्रीज नहीं होगी, वो एम्प्लॉयर 24-25 में मान गया और 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मुझे तब के पे कर दिए। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे इसकी वजह से कोई दिक्कत होगी? मैंने कहा बिल्कुल दिक्कत होगी, क्योंकि ये 5 लाख रुपए अगर मेरे को 17-18 में मिलते तो इस 5 लाख पे मेरी टैक्स लायबिलिटी जो थी वो 20% के हिसाब से बनती, यानी 5 लाख इंटू 20, क्योंकि उस टाइम मेरा स्लैब 20% वाला, मेरी कम सैलरी थी, 20% वाले में था मैं, तो 5 इंटू 20 1 लाख रुपए मुझे टैक्स देना पड़ता। वो कह रहा है आज मेरी सैलरी बढ़ चुकी 5-6 साल में, मैं अब 30% के स्लैब में चला गया, अब ये जो 5 लाख मिलेंगे करंट ईयर में जो टैक्स लगाओगे ये 30% पे टैक्सेबल हो जाएंगे, तो 5 लाख पे 30% मुझे 1.5 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कोई बात नहीं, तब कितना देना पड़ता? तब देना पड़ता जी 1 लाख का। आज कितना देना पड़ रहा है? आज देना पड़ रहा है जी मुझे 1.5 लाख। तो यार कितना ज्यादा देना पड़ रहा है? 50,000। कह रहा है 89 में 50,000 की रिलीफ ले लो। सेक्शन 89 यही 50,000 की रिलीफ की बात करता है। तो एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया उसका मेथड बताया इन्होंने। अब देखो मेथड क्या है, अब ये मेथड बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। एग्जैक्ट मेथड ये है, वो कह रहा है कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द प्रीवियस ईयर, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच एरियर और एडवांस सैलरी वाज रिसीव्ड। जिस साल में आपको एरियर और एडवांस रिसीव हुए, हमारे केस में 2024-25 में, इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ एरियर, एरियर को अमाउंट को सैलरी में ऐड कर लो और टैक्स निकाल लो। फिर दूसरे स्टेप में कह रहा है कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द सेम प्रीवियस ईयर एक्सक्लूडिंग द एरियर। कह रहा है पहले निकालो विद एरियर, पहले निकालो विद एरियर। विद एरियर बनता है जी मेरा 24-25 में 1 लाख का टैक्स। फिर कह रहा है विदाउट एरियर निकालो। कह रहा है विदाउट एरियर अगर मैं देखता 24-25 का तो 70,000 का टैक्स बनता, 70K का। फिर कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। सब्सट्रैक्ट द टैक्स कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेटेड स्टेप 1। दिस डिफरेंस रिप्रेजेंट द एडिशनल टैक्स ड्यू टू एरियर और एडवांस। तो एरियर और एडवांस की वजह से कह रहा है इसका डिफरेंस निकालो 30,000। कह रहा है ये आपको एरियर की वजह से एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। कब? 24-25 में। कह रहा है ठीक है अभी रुको, देते हैं आपको छूट। अब निकालो चौथा, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर टू विच एरियर और एडवांस रिलेट। जिस साल से रिलेट करता है उस साल की इंक्लूडिंग एरियर कितने की टैक्स लायबिलिटी बनती है अगर तब देते। मैंने कहा जी तब देता तो मैं मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती जी 50K इंक्लूडिंग एरियर, राइट। फिर उसने बोला जी कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर सेम ईयर एक्सक्लूडिंग द एरियर। अगर एरियर उस टाइम नहीं दिया तो कितनी दी होगी? कह रहा उसकी अगर वो नहीं दिया तो मैंने 40,000 की दी, राइट। फिर कह रहा है सब्सट्रैक्ट कर लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ये लो जी दोनों का डिफरेंस निकाल लिया 10,000, यानी कि एरियर के ऊपर जो मेरी टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो 10,000 की बनती है। मतलब उस साल में अगर मैं पे करता तो मैंने 50,000 पे करता, 40 विदाउट एरियर मैंने पे किया, राइट। तो मेरी एडिशनल जो टैक्स लायबिलिटी आती है उस साल में वो 10,000 आती है। उस टाइम देते थे मैं 10,000 टैक्स पे कर देता, लेकिन आज जो आ रहा है वो 30,000 एक्स्ट्रा आ रहा है। कह रहा है कोई बात नहीं। अब लास्ट स्टेप में कह रहा है कि जो आपने ये वाला कैलकुलेट किया और ये वाला कैलकुलेट किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। कितना बना जी? 20,000। ये 20,000 का वो अमाउंट है जो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है करंट ईयर में ड्यू टू एरियर। कह रहा है ये आपकी छूट हो जाएगी अंडर सेक्शन 89 में इतने की रिलीफ ले लो 20,000 की। जो भी टैक्स लायबिलिटी है 20,000 उसमें से कम कर देना, खत्म बात, खुश, ठीक है जी। एरियर मिल गया। तो ये फ्रेंड्स स्टेप है कि पहले जिस साल में एरियर मिला इंक्लूडिंग एरियर या एडवांस टैक्स निकालो, उसके बाद एक्सक्लूडिंग एरियर निकालो और डिफरेंस देख लो। फिर उसके बाद जिस साल से रिलेटेड है उस साल का टैक्स निकालो विद एरियर। फिर जिस साल से रिलेटेड, जिस अगर विदाउट एरियर रहता तो कितना होता? इतना होता। बैलेंस जो आया ये मेरा आया क्या कि मेरा एक्चुअल एरियर के ऊपर इतना टैक्स बनता था, इतना एक्चुअल बनता था। करंट ईयर में मुझे इतना देना पड़ रहा है, जो ज्यादा देना पड़ रहा है कह रहा है उसका रिलीफ ले लो। इसके रिवर्स सिचुएशन भी हो सकती है। करंट ईयर में हो सकता है मेरा 10K आता डिफरेंस और प्रीवियस ईयर में 30K आता,
तो क्या फिर गवर्नमेंट मुझसे वापस मांगती कि भाई देख उस टाइम 30 बनता, अब 10 बन रहा है, 20 अब तू हमें दे? तो कह रही गवर्नमेंट वहां छोड़ दो, छुट्टी। अगर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है तो आप रिलीफ ले लो, अगर कोई एक्स्ट्रा टैक्स आपको नहीं देना पड़ रहा तो सेक्शन 89 को भूल जाओ, कुछ नहीं, छोड़ दो। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम छूट ले लो। अगर हमारा कुछ बनता है तो जान दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिंपल है, राइट। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसका इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 13, रोहन इज एम्प्लॉयड बाय अल्फा लिमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। हिज टैक्सेबल सैलरी इनकम इज 7.5 लाख, राइट। फॉर प्रीवियस इस टैक्सेबल सैलरी कितनी थी? 7.5 लाख। हैज नो अदर इनकम। ऑन 7.5 लाख रोहन ने टैक्स पे किया है 65,000 का। 7.5 लाख पे उस टाइम 65,000 रुपए टैक्स बनता था 2021 में, उसने पे कर दिया है। फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 में टैक्सेबल अमाउंट उसका 15 लाख हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑन December 1, 24 उसके पास अमाउंट मिला है अरियर का 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का अमाउंट भी मिला। इस एक्स को कर देना रोहन, इसको कर देना रोहन, नाम चेंज होने से रह गया है, राइट। पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर 2020-21, राइट। 20-21 से रिलेटेड कुछ 2 लाख रुपए का उसको अरियर मिल गया। दिस अमाउंट वॉज नॉट टैक्स इन प्रीवियस ईयर 20-21 में टैक्स नहीं लगा था, अब लगेगा उस पर। एज देयर वॉज डिस्प्यूट विद द मैनेजमेंट अबाउट कैलकुलेशन कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 24-25। कह रहा है 20-21 के टैक्स के स्लैब दे रखे हैं उसने, ये है 20-21 के स्लैब दे दिए कि भाई 20-21 में 2.5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं लगता था, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 2%, 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। उस टाइम ये स्लैब होते थे। कह रहा है जी टैक्स लायबिलिटी निकालो। सॉल्यूशन देखो, अब प्रीवियस ईयर 20-21 और प्रीवियस ईयर 24-25, पहले दोनों का क्या निकालो? टैक्सेबल अमाउंट विदाउट बोनस। टैक्सेबल अमाउंट विदाउट बोनस 7.5 लाख, 15 लाख दे रखा है। देखो ये 7.5 लाख 20-21 का और 15 लाख दे रखा है 24-25 का। उसमें इनकम स्लैब के हिसाब से कितना टैक्स बनता है जी? 62,500 और 140, राइट। स्लैब के हिसाब से निकाल लेना, एग्जैक्टली यही है। उसके ऊपर एजुकेशन सेस ऐड किया, टोटल टैक्स लायबिलिटी 65,145 बनती है। टैक्सेबल अमाउंट विद बोनस, विद बोनस कितना था जी? विद बोनस 7.5 में 2 लाख और ऐड कर दो, 9.5 लाख। प्रीवियस ईयर 15 लाख में 2 लाख और ऐड कर दो, 17 लाख। टैक्स इस पे कितना बनेगा जी? स्लैब के हिसाब से, जो अगर ये स्लैब लगाओगे तो 1,02,000 का। यहां कितना? यहां 2 लाख रुपए का टैक्स बनेगा। एजुकेशन सेस ऐड होगा, टोटल टैक्स लायबिलिटी इतनी बनेगी। तो कह रहा है अगर उस टाइम मैंने पे किया होता तो 1,06,000 का टोटल टैक्स बनता, 65 मैंने दे दिया, 41,600 रुपए का इस बोनस की वजह से जो एडिशनल अरियर मुझे मिले हैं 41,600 का मुझे उस टाइम टैक्स देना पड़ता। लेकिन आज मुझे 1,45 28 माइनस 1,45 62,400 रुपए देना पड़ रहा है। यानी आज मुझे 62,400 माइनस 41,400 20,800 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है ड्यू टू अरियर। मुझे आप उसी टाइम देते तो 41,400 का एक्स्ट्रा टैक्स देता, लेकिन आज मुझे 62,400 का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है। कह रहा है जी ये 20,800 जो एक्स्ट्रा है ये 89 में आप रिलीफ ले लो, सेक्शन 89 की आपको रिलीफ मिल जाएगी। अब कैसे कैलकुलेशन होगी देखो, टैक्स लायबिलिटी 15 लाख की उसकी इनकम, बोनस 2 लाख का जो अरियर मिला 17 लाख, टैक्स निकाल दो, 2 लाख रुपए टैक्स लगेगा, 8,000 रुपए का इस पे एजुकेशन सेस, टोटल आया 2,08,000। कह रहा है टोटल निकालने के बाद 20,800 की रिलीफ ले लो अंडर सेक्शन 89, और जो बैलेंस बचा 1,87,200 कह रहा है ये हमें पे कर दो आप, सिंपल। ठीक है जी। इसके अंदर कोई डाउट तो बताओ, इसके अंदर कोई डाउट तो बताओ। क्लियर? चलो एक छोटा सा पॉइंट और है बस, उसके बाद आज की क्लास को क्लोज करूंगा। ठीक है, छोटा सा पॉइंट और है। हमने बात किया सैलरी ड्यू और एडवांस या अरियर, राइट। जब भी मिलेगी तब उसको टैक्स लगा देंगे। अगर मेरी सैलरी ड्यू हो गई है और मेरे को रिसीव नहीं हुई तो ड्यू बेसिस पे टैक्स लगा देंगे। लेकिन वो ड्यू मानी कब जाएगी? क्वेश्चन आता है ये कि हम पता कैसे करें कि सैलरी मेरी अप्रैल में ड्यू हुई या अप्रैल की सैलरी मई में ड्यू हुई, ये पता कैसे चलेगा? तो वो कह रहा है यहां बात कर रहा है व्हेन सैलरी इज ड्यू, बट आपको ये कैसे पता चलेगा जी सैलरी ड्यू कब हुई है? तो वो कह रहा है सिंपल, आप क्या करो, सैलरी बिकम ड्यू आइदर ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ और आइदर ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ और फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द फॉलोइंग मंथ डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उससे पता चलेगा सैलरी ड्यू कब हुई है। जब भी फ्रेंड्स मैं जॉब स्टार्ट करता हूं मेरे को एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट, एक लेटर मिलता है। इस लेटर के अंदर सब कुछ होता है, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होता है, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, राइट। इसके अंदर सारी टर्म्स लिखी होती है
कि आपको कैसे कितनी कितनी सैलरी देंगे, कब देंगे, राइट, क्या बोनस मिलेगा, कैसे परफॉर्मेंस आपकी होगी, ये सब कंडीशंस लिखी होती हैं। तो इसके अंदर एक कंडीशन है कि सैलरी की पेमेंट कब होगी, सैलरी की पेमेंट कब होगी। तो उसमें लिखा होता है कि क्या वो लास्ट डे ऑफ मंथ है या फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है, क्या लास्ट डे ऑफ मंथ है या फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है। मतलब लास्ट डे ऑफ मंथ का मतलब हुआ जनवरी की सैलरी मुझे 31 जनवरी को मिल जाएगी, लास्ट डे ऑफ द मंथ। दिसंबर की सैलरी 31 दिसंबर को मिल जाएगी, लास्ट डे ऑफ द मंथ। मेरे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, जो एम्प्लॉयर ने मुझे लेटर दिया है। इसका मतलब ड्यू कब होगी, 31 जनवरी, 31 दिसंबर, यानी उस महीने की सैलरी उसी महीने में ड्यू हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, मेरे लेटर में लिखा हुआ है कि आपकी जो सैलरी ड्यू होगी वो नेक्स्ट, राइट, वो होगी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ या सेकंड डे ऑफ नेक्स्ट मंथ या थर्ड डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। यानी कि इस केस में क्या होगा, मेरी दिसंबर की सैलरी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट जनवरी को ड्यू होगी। यानी दिसंबर की सैलरी पर टैक्स कब लगेगा, जनवरी में। यानी 31 मार्च की सैलरी को टैक्स कब लगेगा, अप्रैल में। यानी मार्च वाली जो मेरी सैलरी है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी। विद इन फाइनेंशियल ईयर तो दिक्कत नहीं है, जनवरी की सैलरी फरवरी में मिली, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम फाइनेंशियल ईयर है, टैक्स लग जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम आएगी फ्रेंड्स, अप्रैल की सैलरी मार्च में होगी, सॉरी मार्च की सैलरी अप्रैल में होगी। तो इसका मतलब पिछले साल मार्च की सैलरी इस साल के अप्रैल में होगी, पिछले साल मार्च की सैलरी इस साल अप्रैल में होगी, और इस साल के मार्च की अगले साल की अप्रैल में होगी। तो मेरे को ड्यू देखना जरूरी है। क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि क्या वो लास्ट डे ऑफ द मंथ हो रही है। लास्ट डे ऑफ मंथ में तो टेंशन ही नहीं है, लास्ट डे ऑफ मंथ में उसी साल की सैलरी उसी साल में टैक्स लगाओगे। लेकिन जहां पर वो ये क्वेश्चन के अंदर बोल दे कि सैलरी ड्यू होती है नेक्स्ट मंथ में, किसी भी डेट पे नेक्स्ट मंथ में होती है, तो उस केस में आपकी कैलकुलेशन सैलरी की पूरी चेंज हो जाएगी। कैसे, अभी दिखाता हूं। चलो जी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, राइट। इफ सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ, द सैलरी फॉर द पीरियड अप्रैल टू मार्च विल बी ड्यू विद इन सेम फाइनेंशियल ईयर, और सेम फाइनेंशियल ईयर में टैक्स लग जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है दूसरी सिचुएशन में, इफ सैलरी इज ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, जो भी लिखा है, राइट। द सैलरी फॉर पीरियड फ्रॉम मार्च टू फेब्रवरी, मार्च की क्यों मार्च टू फेब्रवरी, क्योंकि पिछले साल की मार्च की सैलरी कब मिलेगी, इस बार अप्रैल में। तो मार्च की सैलरी से लेकर फेब्रवरी तक की, क्योंकि इस साल की मार्च की सैलरी कब मिलेगी, अगले साल की अप्रैल में। तो इस साल का मार्च मुझे कंसीडर करना ही नहीं है, पिछले साल का मार्च कंसीडर करना है। पिछले साल के मार्च से लेकर करंट ईयर के फरवरी तक की सैलरी मेरी टैक्सेबल होगी इस फाइनेंशियल ईयर में। अगर मेरी सैलरी ड्यू हो रही है कब, अगले महीने, राइट। तो ये मुझे ध्यान रखना है। दिस टाइमिंग इफेक्ट्स हाउ सैलरी इनकम इज अकाउंटेड फॉर टैक्सेशन पर्पस। टैक्स लायबिलिटी कौन सी सैलरी पे आएगी, ये टाइमिंग डिसाइड करेगा कि जी ड्यू कब हो रही है। जब ड्यू होगी तब टैक्स लगाएंगे, जिस साल में ड्यू होगी उस साल में टैक्स लगाएंगे। सिंपल, ये याद रखना है, ठीक है। एग्जांपल देख लो 14, मिस्टर रोहन इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड, गेटिंग बेसिक पे 50,000 पर मंथ। 50,000 रुपए हर महीने उनको बेसिक पे मिलती है, बट इट वॉज इंक्रीज टू 70,000, 50 से बढ़ा के 70 कर दी गई। कब, 1 जुलाई 2024 से। अब ध्यान देना, देखो इंक्रीमेंट हो रहा है 1 जुलाई 2024 से। कंप्यूट इज टोटल इनकम। दो सिचुएशन में, सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डे, सैलरी इज ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। दोनों सिचुएशन में सैलरी निकालो कितनी आएगी। तो मैंने कहा जी पहले ड्यू ऑन लास्ट डे। ड्यू ऑन लास्ट डे में क्या हो रहा है, देखो 50,000 थी, 1 जुलाई से उसकी चेंज हो गई। यानी कि क्या आएगा पहली सिचुएशन में, यहां पर उसका पहले अप्रैल टू जून, क्योंकि जुलाई से चेंज हो रही है। अप्रैल टू जून 50,000 के हिसाब से निकाल लो, इंटू 3 महीने की। उसके बाद जुलाई से मार्च 9 महीने की, कितने के हिसाब से, 9 महीने की 70,000 के हिसाब से, 70 के मल्टीप्लाइड बाई 3, बस ये होगा। देखो अप्रैल टू जून 50 इंटू 3, 1.5 लाख। जुलाई टू मार्च 70,000 के हिसाब से 36, 780 की टोटल सैलरी, 75,000 की छूट दे दो, डिडक्शन दे दो, चैप्टर सेक्शन 16 आइए, राइट। सैलरी से इनकम आ गई, और इसके ऊपर फ्रेंड्स टैक्स निकाल देना जो भी टैक्स बने, ठीक है। मेन था ये कैलकुलेट करना था। अब सैलरी उसकी ड्यू हो रही है नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ में ड्यू हो रही है। इसका मतलब फ्रेंड्स देखो क्या हुआ, दूसरी सिचुएशन में निकालेंगे। यानी कि सैलरी जो मुझे लेनी है वो कब की लेनी है, मार्च से लेकर मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून, मतलब 50,000
मल्टीप्लाइड बाई 4 मंथ, क्योंकि मार्च अप्रैल मई जून की मेरी करंट मंथ में होगी। मार्च की सैलरी अप्रैल में मिलेगी, अप्रैल की मई में मिलेगी, मई की जून और जून की जुलाई में। और जून तक मेरी सैलरी कितनी थी? 50,000 के हिसाब से। तो मार्च से जून 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपए ये आएंगे। और उसके बाद जुलाई से सैलरी चेंज हो गई, राइट। तो जुलाई से लेकर फरवरी तक की कितने महीने की? 8 महीने की, केवल 8 महीने की। वो लूंगा मैं 70,000 के हिसाब से, 70 इंटू 8 मंथ, राइट। 7 इंटू 8 मंथ, जो भी अमाउंट आएगा वो मेरा टैक्सेबल होगा, राइट। देख लो जी, सेम कैलकुलेशन। अप्रैल टू जून, अप्रैल 24 से जून 24, 50,000 रुपए। अप्रैल 24 से जून 24 क्यों लिया है? क्योंकि मार्च की सैलरी अप्रैल 24 में ड्यू हो रही है। तो अप्रैल में ड्यू कौन सी हुई? ये मार्च वाली होगी, अप्रैल वाली मार्च में होगी, राइट। तो अप्रैल टू जून मेरे को कितनी लेनी है? 50,000 के हिसाब से। अप्रैल में जून 3 महीने, ये होते 3 महीने हैं लेकिन 4 महीने। यहां अप्रैल की जगह आप चाहो तो मार्च कर लो, इसको मार्च कर लो, इसको मार्च कर लो, राइट। तो क्योंकि मार्च से लेकर जून तक की 4 महीने की 2 लाख रुपए यहां टैक्सेबल होगी। और यहां जुलाई टू मार्च की जगह फेब्रवरी कर लो, यहां फेब्रवरी कर लो कि जुलाई से लेकर फेब्रवरी, क्योंकि मार्च की सैलरी कहां जाएगी? अगले साल में, राइट। तो जुलाई से फेब्रवरी 8 महीने होते हैं, वो 70,000 के हिसाब से 5,60,000, 7,60,000, 75,000 की छूट 685। पहले केस में टैक्सेबल सैलरी आई थी 7,05,000, लेकिन टाइमिंग चेंज होने से सैलरी की कैलकुलेशन 685 रह गई। तो टाइमिंग डिसाइड करेगी फ्रेंड्स, जब ड्यू हो रही है उस मंथ में कितनी ड्यू हुई वो आपको लेनी है, राइट। मंथ में कितनी ड्यू हुई, तो आपको यहां मार्च 24 से जून 24 लिखो और यहां जुलाई 24 से मार्च 24 लिखो कि ये सैलरी ये इस तरह से होगी, ठीक है जी। 685 पे टैक्स लगेगा मेरा। तो ये था फ्रेंड्स मेरा क्या, सैलरी कब ड्यू होगी। अब फ्रेंड्स इसके बाद शुरू हो जाएंगे परक्यूजिट्स, डिफरेंट फैसिलिटीज जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे सकता है। वो हम बात करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। अभी शुरू नहीं करूंगा क्योंकि जो शुरुआत होगी वही बहुत लंबी है। शुरुआत ही रेंट फ्री एकोमोडेशन से होगी, घर दे दिया, उसमें ही कम से कम 45 मिनट्स चाहिए मेरे को समझाने में, राइट। ऑलरेडी 10:04 आज हो चुके हैं, तो आज की क्लास को यही क्लोज करते हैं। कोई जल्दी नहीं है, अननेसेसरी आपका भी ओवरफ्लो हो जाए। जितना करवाया है फ्रेंड्स उसको प्लीज एक बार अच्छे से देख लेना। रिवीजन बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, रिवीजन जरूर कर लेना। बीच बीच में जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेना। जो क्वेश्चन मैंने फास्ट में पढ़ दिए थे उनको भी खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो जी फ्रेंड्स, कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास को अपना यही क्लोज करेंगे। कुछ डाउट है तो फ्रेंड्स पूछ सकते हो। क्लासेस अगर पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर करना, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप लोगों को टाइम से मिल पाए, राइट फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स नया बैच जिसकी अनाउंसमेंट मैं कर चुका हूं, मार्च 25 में नया बैच स्टार्ट होगा इनकम टैक्स का, राइट। जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप लोग रजिस्टर करवाना चाहें, आपके कोई फैमिली रिलेटिव फ्रेंड उनको आप रेफर करना चाहें तो ये नंबर उनके साथ शेयर कर लीजिएगा, 8800880668। ये नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, मैसेज करेंगे, मेरी टीम से कॉल बैक आ जाए, मेरी टीम से डिटेल आपको मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन की, ठीक है जी। और कोई डाउट है, कॉल बैक करवाना है, कॉल बैक भी मेरी टीम करके आपको समझा देगी कैसे बैच क्या होगा, क्या स्टार्ट होगा, सारा बता देगी। चलो जी, कुछ डाउट है तो फ्रेंड्स पूछ लो, अदरवाइज क्लास को यहीं पर क्लोज करेंगे। कुछ डाउट हो माइंड में तो पूछ लेना, कुछ भी फ्रेंड्स डाउट हो तो पूछ लेना। अगला जो अपना स्टार्ट होगा वो परक्यूजिट्स है, स्टार्ट करेंगे रेंट फ्री एकोमोडेशन से, राइट। बड़े सारे तरह के परक्यूजिट्स है, पूरी लिस्ट है, ये सारे हम कवर करेंगे। परक्यूजिट्स में आपकी करीब करीब 2 से 2.5 क्लास लगेंगी। ये सारे परक्यूजिट्स कंप्लीट कराने में 2 क्लास तो लगेंगी ही लगेंगी, मिनिमम 2.5 भी लग सकती है। कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो। मैं 1 मिनट और वेट कर लेता हूं फ्रेंड्स, अगर कुछ क्वेरी है तो आ जाएगी, अदरवाइज वी विल क्लोज दिस क्लास। चलो जी, कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, लेट्स क्लोज दिस क्लास फ्रेंड्स। बाद में फ्रेंड्स आप कर लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एक बार थ्योरी जरूर पढ़ना अच्छे से, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो जरूर पढ़ लेना। और बाद में भी फ्रेंड्स अगर कुछ क्वेरी आती है आप पूछ सकते हो अगली क्लास में, ठीक है। चलो जी, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।